नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का विषय हमारा मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिटिकल साइंस का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इसके अंतर्गत जो भी हम पढ़ेंगे, वो सभी घटनाएँ आपके आसपास की घटनाएँ होगी। आप सब कुछ उनके बारे में जानते हो, बस उसको हम थोड़ा-सा थ्योरेटिकल बेस हम दे देंगे और उनको स्कॉलर के अनुसार हम पढ़ेंगे कि कौन से स्कॉलर ने कौन-कौन सी बातें की है। तो इसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे सब कुछ आपको पता होगा, बस हम कॉन्सेप्ट के अनुसार हम देखेंगे कि किसने क्या कहा है और क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं, किसने क्या कहा है, किसका कौन-सा कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा कौन-सी किताबें लिखी गई है और मेन कॉन्सेप्ट वो क्या होता है। तो इन सबको हमें देखना है, डिटेल से हमने देखना है और ये क्लास काफ़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि ये जो विषय है वो काफ़ी बड़ा है और हम डिटेल से समझेंगे, कंसेप्चुअल हम समझेंगे और फैक्चुअल दोनों तरीके से हम इस विषय को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म बहुसंस्कृतिवाद का। यहाँ पर आपको मल्टी और कल्चर 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों को हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कल्चर। हमें समझना होगा कि कल्चर क्या होता है। यहाँ पर इसमें कल्चर पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है? कल्चर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है? ओके, इसको हमें समझना होगा सबसे पहले कि कल्चर का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या होता है। एक समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए कल्चर क्यों महत्वपूर्ण होती है, इस विषय को हमें समझना होगा। उसके बाद ही हम इस मल्टीकल्चरलिज्म का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ पाएँगे। तो एक कल्चर कल्चर का जो संबंध है वो हमारी आइडेंटिटी के साथ में, हमारी पहचान के साथ में जुड़ा हुआ है। आइडेंटिटी के साथ में कल्चर जुड़ी हुई है। मुख्य रूप से जो आइडेंटिटी है वो कल्चर के साथ में ही जुड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत हम लैंग्वेज ले सकते हैं, हम रिलीजन ले सकते हैं, कोई रेस हम ले सकते हैं, नेशनलिटी हम ले सकते हैं, एथनिसिटी हम ले सकते हैं। ओके, किसी संस्कृति को जब हम डिवाइड करते हैं, दूसरी संस्कृति से अलग हम करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आपको लैंग्वेज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। नेशनलिटी आपको देखने को मिल सकता है कि ये जर्मन्स है, ये फ्रेंच है, ये इंडियंस हैं, ये इज़राइल से जुड़े हुए हैं, ये जापानीज़ है। ओके, इस प्रकार से आपको लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस देखने को मिल सकता है या नेशनलिटी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। रेस में भी आपको मिल सकता है और रिलीजन में। ओके, धर्म के साथ में भी आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और एथेनिसिटी निर्जातीयता, इसके साथ में भी आपको अंतर देखने को मिलता है। सभी लोग अपनी-अपनी एथनिसिटी के साथ में, अपनी-अपनी लैंग्वेज के साथ में, अपनी-अपनी नेशनलिटी के साथ में, अपनी रेस के साथ में, अपनी लैंग्वेज के साथ में जुड़ते हैं और अपने आप को अलग महसूस करते हैं कि हम उनसे अलग हैं, हम उनसे अलग हैं। इसका आधार क्या है? यही इसका आधार है। हम अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम किसके साथ में जुड़े हुए हैं? हमारी आखिर पहचान क्या है? तो पहचान का जो बेस है, आपको इन सब में ही मिलेगा। एक-एक समझ लेते हैं कि होता क्या है। लैंग्वेज आपको पता ही है क्या होता है, रिलीजन आपको पता है, रेस आपको पता ही है और नेशनलिटी अभी हमने बात किया और एक हम समझ लेते हैं एथनिसिटी क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान के अंतर्गत आप जो कॉन्फ्लिक्ट देखते हो 1990 के बाद में जितने भी आप संघर्ष देखते हो वो इसी कारण हुआ है। एथनिसिटी के कारण कोल्ड वॉर के बाद में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वायलेंस हुआ है, संघर्ष जितने भी आप देखते हो इसी कारण हुआ है। क्या है? इसको भी देख लेते हैं। तो एक एथनिक ग्रुप वह होता है जिसकी साजिश समान सांस्कृतिक पहचान होती है जो अन्य समूह से उससे पृथक करती है। एक एथनिक ग्रुप दूसरों से अलग होता है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, ओके, एक बॉडी स्ट्रक्चर इंडियंस का अलग हो सकता है, नेपाल वालों का अलग हो सकता है, चीन वालों का अलग हो सकता है, जर्मन वालों का अलग हो सकता है। तो आप एक एथनिक ग्रुप की हम जब बात करते हैं तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर हम एक अलग एथनिक ग्रुप का निर्माण हम कर सकते हैं। ओके, इसके अंतर्गत हम लैंग्वेज भी ले सकते हैं, इसके अंतर्गत हम कल्चर ले सकते हैं, धर्म हम ले सकते हैं, शारीरिक विशेषता हम ले सकते हैं, हम जो पहनते हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो ब्लड रिलेशन है, इन सब के आधार पर एक एथनिक ग्रुप का निर्माण होता है। एथनिक ग्रुप का निर्माण किसी एक भाषा के आधार पर हो सकता है, एक कल्चर के आधार पर, एक धर्म के आधार पर। अभी हमने बात किया बॉडी स्ट्रक्चर किस प्रकार का आपका वेशभूषा क्या है, आपका हिस्ट्री क्या है, आप अपने आप को एक इतिहास के साथ में जोड़ते हो।
आप कहते हो कि हम किसी एक ब्लड रिलेशन के साथ में जुड़े हैं, हम उनके वंशज हैं, इसलिए हमारा एक अलग एथनिक ग्रुप होगा। इस प्रकार से आप अपने आप को अलग कर सकते हो, ओके? तो ये सब होता है एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ओके? जैसे कोई रीजन है, इंडिया का एक छोटा-सा रीजन ले लीजिए, वो भी अपने आप में एक एथनिक ग्रुप बन जाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत कई सारे एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये सभी क्या हो जाएगा, अपना-अपना एक एथनिक ग्रुप हो जाएगा। इंडिया से बाहर यदि आप जाते हो, तो आपका एक इंडिया ही पूरा का पूरा एक एथनिक ग्रुप बन जाता है। तो एथनिक ग्रुप छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये हमारी आइडेंटिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो कल्चर है, कल्चर का जो रिलेशन है, मुख्य रूप से आइडेंटिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि हम संस्कृति के महत्व की बात करें, तो संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। और दूसरा पॉइंट है, हम अपनी संस्कृति की सहायता से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम संस्कृति को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम काम में लेते हैं। मुख्य रूप से संस्कृति का जो संबंध आप देखते हो हमारी पहचान के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारे जो उद्देश्य होते हैं, जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं, वो हम अपनी कल्चर की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि समाज के अंतर्गत आपकी जो कल्चर है उसको सुपीरियर समझा जाता है, और यदि सुपीरियर समझा जाता है, तो आप आसानी से अपने जो उद्देश्य हैं उसको पूरा कर सकते हो। हमारा उद्देश्य है एक बेहतरीन जीवन जीना, हमारा उद्देश्य है हम किसी अच्छी सेवा में जाएँ। लेकिन यदि आप समाज में एक ऐसे क्लास से बिलॉन्ग करते हो, ऐसी कल्चर से बिलॉन्ग करते हो जिसमें आपको इन्फीरियर समझा जाता है, और समाज का एक बड़ा भाग आपको ये कहता है, ये सेवा आपके लिए नहीं है, ये जो सर्विस है, ये आपके लिए नहीं है। तो आपके अंतर्गत भी इन्फीरियरिटी का भाव आ जाएगा। ऐसे में आप अपने जो व्यक्तित्व होता है, आप अपने जीवन के अंतर्गत जो कुछ करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं कर सकते यदि आपकी संस्कृति को अच्छा नहीं समझा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे, यदि कहा जाता है कि आपकी संस्कृति बहुत अच्छी है, समाज में सभी आपकी संस्कृति को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप आसानी से अपने जीवन का जो उद्देश्य है, आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। तो संस्कृति कहीं न कहीं हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारे जो अंदर भाव होते हैं, उसको बाहर लाने का काम करता है। आसानी से आप समाज में रह के अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हो, यदि आपकी संस्कृति का वैल्यू है। इसलिए संस्कृति हमारी आइडेंटिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। हम अपने जीवन के अंदर के जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक संस्कृति की सहायता से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको डिटेल से हम बाद में भी हम देखेंगे। तो ये है कुछ संस्कृति का महत्व है। संस्कृति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और संस्कृति के इसी महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए एक राष्ट्र के द्वारा, कि सभी संस्कृतियाँ अच्छी होती है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। कोई भी संस्कृति बुरी नहीं होती है, कोई भी इन्फीरियर नहीं होती है, सभी अच्छी संस्कृति होती है। और एक राष्ट्र को विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्गत जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विविधता जो देखने को मिलती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी सामान्य मान्यताएं क्या है। जो बहुसंस्कृतिवाद है, ये क्या मान के चलता है, इसकी मान्यताएं क्या है? ओके, तो इसकी जो मान्यताएं हैं, वो पहला है, समाज में सभी संस्कृतियों का समान महत्व होना चाहिए। पहली बात, कोई भी संस्कृति श्रेष्ठ और निम्न नहीं होती, सभी इक्वल होती है। आप नहीं कह सकते कि आपकी संस्कृति श्रेष्ठ है, आप कैसे कह सकते हो सकता है कि जो आप संस्कृति के अंदर के जिस वैल्यू को आप सपोर्ट करते हो, वो दूसरी संस्कृति वाले नहीं करे, उनकी नजर में आपका वैल्यू ठीक नहीं है, तो आप कैसे कहोगे कि हमारी कल्चर सर्वश्रेष्ठ है? तो यहाँ पर कहा गया कि सभी जो कल्चर होती है, कोई भी कल्चर हो, सभी क्या होती है, समान होती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो मल्टीकल्चरलिज्म इसको सपोर्ट करता है कि कोई भी संस्कृति ना तो श्रेष्ठ होती है, ना निम्न होती है, दोनों जितनी भी संस्कृतियां होती है, वो एक रूप में समान होती है। दूसरा पॉइंट है, बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी अवधारणा है जो किसी समाज के अंतर्गत समस्त संस्कृतियों की बराबरी की उपस्थिति और उनके जीवन के बारे में दर्शन है। वो इसको सपोर्ट करता है कि सभी संस्कृतियां समान होनी चाहिए, सभी संस्कृतियां समान होती है, इसको सपोर्ट करता है। इसका समर्थन बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत किया जाता है।
अगला पॉइंट है, बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक समानता में विश्वास करता है, सांस्कृतिक सापेक्षता में नहीं। सांस्कृतिक सापेक्षता अंडरलाइन कर सकते हो इसको। ये क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म। ओके, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो संस्कृतियां हैं वो एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। जैसे दो संस्कृतियां हैं, ए और बी। ये जो संस्कृति है वो इसके रिलेटिव नहीं हो सकती, दोनों इक्वल होती है। एक संस्कृति को हम दूसरी संस्कृति के साथ में कंपैरिजन हम नहीं कर सकते कि आपकी संस्कृति से हम इस प्रकार से अलग है, हम इस प्रकार से आपसे श्रेष्ठ है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या कहा गया? सांस्कृतिक सापेक्षता। सभी संस्कृतियों की हम दूसरी संस्कृतियों के साथ में तुलना नहीं कर सकते। अब संस्कृति अपने आप में संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, दूसरे के साथ में इनकी हम तुलना नहीं करता है। तो बहुसंस्कृतिवाद क्या है? सांस्कृतिक समानता में विश्वास करता है, सभी संस्कृतियां इक्वल होती है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। आपको एक संस्कृति की तुलना दूसरे से नहीं करना चाहिए, ये सापेक्ष नहीं है। ओके, ये सापेक्ष नहीं है, ये रिलेटिव नहीं होता है, सभी इक्वल होता है। अगला पॉइंट है इसमें, ये दो मल्टीकल्चरलिज्म जो टर्म हम देखते हैं, ये जो शब्द हम देखते हैं, इसका प्रयोग केवल कल्चरल जो डाइवर्स सोसाइटी होता है उसको बताने के लिए नहीं होता है, कि इसका प्रयोग हम केवल ये बताने के लिए नहीं करते हैं कि समाज के अंतर्गत कई सारी कल्चर होती है, ओके, और इसको स्वीकार करना चाहिए। बल्कि इसमें यह भी हमें बताया जाता है कि एक राष्ट्र के द्वारा किस प्रकार से संस्कृति के अंतर्गत जो डाइवर्सिटी होता है उसको सपोर्ट करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको मान्यता देना है। एक राष्ट्र किस प्रकार से संस्कृतियों को मान्यता देगा, इसको भी हमें बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत देखने को पड़ता है। पहला पॉइंट, समाज इसको ध्यान में रखेगा कि समाज के अंतर्गत बहुत सारी संस्कृतियां होती है, इसको स्वीकार करना पहला पॉइंट। और दूसरा, राष्ट्र भी इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। एक राष्ट्र, एक राज्य, एक सरकार इस बात का ध्यान रखेगा, जब भी कोई नियम बनाता है, कानून बनाता है या कोई नई व्यवस्था का निर्माण करता है, तो उसको ये ध्यान में रखना होगा कि जो संस्कृतियां हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। सभी संस्कृतियों को हमें प्रोटेक्ट करना है, सभी को हमें इक्वल, उनके साथ में इक्वल व्यवहार आपको करना है, एक समान व्यवहार सभी संस्कृतियों के साथ में करना है। ये सब हम बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये सब हम जो बहुसंस्कृतिवाद है इन सबको सपोर्ट करता है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या एक समाज के अंतर्गत बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो क्या उसको हम बहुसंस्कृतिवाद कर सकते हैं क्या? आपका जो एरिया है इसमें बहुत सारी कल्चर रहती है, तो क्या हम कहेंगे कि ये जो सोसाइटी है मल्टी कल्चरलिज्म है यहाँ पर? क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो किसी भी समाज में बहुत संस्कृतियां यदि है तो केवल इस आधार पर हम उसको मल्टी कल्चरलिज्म हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां हैं। तो किसको हम कहेंगे कि ये जो सोसाइटी है ये मल्टी कल्चरलिज्म को सपोर्ट करता है? किसको हम कहेंगे? पहला पॉइंट, बहुसंस्कृतिवाद राज्य से ये अपेक्षा करता है कि वह ऐसी स्थितियों का निर्माण करे जिससे सांस्कृतिक समानता स्थापित हो। आप बहुसंस्कृतिवादी समाज किसको बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे, एक समाज यदि बहुसंस्कृतिवाद है तो उसके अंतर्गत राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी स्थितियों का निर्माण करे, कुछ ऐसी कंडीशन बनाए, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिससे सभी संस्कृतियों के अंतर्गत समानता स्थापित हो, इक्वल माना जाए, कोई इंफीरियर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट, एक कंडीशन आपको क्रिएट करना होगा। और ये डिमांड की जाती है एक स्टेट से। यदि एक स्टेट ऐसा काम करता है कि उस राज्य के अंतर्गत वो ऐसा प्रयास करेगा कि संस्कृतियां समान रहे, सबके साथ में इक्वल व्यवहार हो, तो उसको हम बहुसंस्कृतिवादी समाज कह सकते हैं। तो राज्य किसी संस्कृति को विशेष महत्व प्रदान नहीं करेगा और नहीं किसी संस्कृति की उपेक्षा करेगा। तो एक बहुसंस्कृतिवादी समाज क्या होता है? एक बहुसंस्कृतिवादी समाज ये होता है कि जहां पर राज्य
जहाँ पर राज्य किसी संस्कृति को विशेष महत्व नहीं देगा और दूसरी बात किसी भी संस्कृति की अपेक्षा नहीं करेगा, जिसका अर्थ ये है कि सभी संस्कृतियों के साथ में एक जैसा व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाएगा। और अगला पॉइंट है हमारा, बहुसंस्कृतिवाद समाज से भी ये अपेक्षा करता है कि वह बहुसंख्यक सांस्कृतिक समूह कभी भी अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूह पर प्रभुत्व स्थापित ना करे। तो यहाँ पर जो डिमांड की जाती है मल्टीकल्चरलिज्म के द्वारा, उसके द्वारा कहा गया कि एक राष्ट्र को क्या करना है और ये जो समाज है उसको क्या करना है। तो एक नेशन को क्या करना है, जो अपना एक स्टेट होता है उसको ये काम करना है कि जो रूल बनाए, जो भी रेगुलेशन बनाए, जो कानून व्यवस्था जो भी बना रहा है वो उसको बनाते समय इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो नीतियां हैं उसका जो इफेक्ट है सबके साथ में बराबर हो, सबके साथ में एक समान रूप से उसका प्रभाव पड़े। इस बात को ध्यान में रखना होगा एक स्टेट को। और दूसरी बात है, समाज के अंतर्गत बहुत सारी संस्कृतियां होती है। हो सकता है कि एक संस्कृति का जो पॉपुलेशन है वो हाई हो सकता है, 80%, 85, 90% एक पॉपुलेशन हो सकती है। तो उससे भी ये अपेक्षा की जाती है कि आप जो अन्य संस्कृति आपके देश के अंतर्गत है, आपके समाज के अंतर्गत है, उसके साथ में समान व्यवहार करो, उसके साथ में प्रभुत्व नहीं, डोमिनेंस नहीं होना चाहिए आपका। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। आप उनको सप्रेस नहीं कर सकते, उनको दबा नहीं सकते आपको, ओके, ये आपको करना होगा। तो बहुसंस्कृतिवाद में मुख्य रूप से 2 पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए। पहला, एक राष्ट्र क्या करना चाहिए, एक राज्य को जब कानून बनाता है तो उसको क्या करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस समाज में बहुत सारी संस्कृतियां है और वहां पर एक समाज यदि डोमिनेंस में है, उनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो अन्य संस्कृतियां हैं उनकी भी रक्षा करे, उनको प्रोटेक्ट करे, उनके ऊपर प्रभुत्व स्थापित नहीं करे, ये अपेक्षा उनके साथ में की जाती है। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है कि क्या होता है बहुसंस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद की डिमांड की आखिर ये क्या चाहता है समाज से, ये क्या चाहता है राष्ट्र से। तो ये सब पॉइंट्स आपको देखना होगा। ये जो 2 पॉइंट है इसकी सहायता से आप ये पता लगा सकते हो। बहुसंस्कृतिवाद के अनुसार समाज में व्यक्ति की जो पहचान है हम 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक जो व्यक्ति है उसकी जो आइडेंटिटी है वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है एक नागरिक के रूप में जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, और दूसरा समुदाय के सदस्य के रूप में जहां पर नागरिकों के साथ में भेदभाव किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, समाज में व्यक्ति की पहचान किसके साथ में होती है। पहला, एक नागरिक के रूप में और एक समुदाय के सदस्य के रूप में। तो यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है, ओके, नागरिकों के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता, ये लिख लीजिए। तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो 2 तरह से हमारी आइडेंटिटी हो सकती है, एक नागरिक के रूप में और एक समुदाय के सदस्य के रूप में। ओके, हमारी जो आइडेंटिटी है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो हम सिटीजन होते हैं एक राष्ट्र के, और एक जो आपका कम्युनिटी है, आपका जो समुदाय है, आपकी जो कल्चर है, उसके भी एक मेंबर आप होते हो। ओके, तो व्यक्ति की पहचान 2 तरीके से जुड़ी हुई है। पहली, एक नेशन के साथ में जहां पर एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। इसको हमने देखा था, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें, उसके अंतर्गत हमने सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल से देखा है। तो उस क्लास को सबसे पहले देखना, फिर आप बहुसंस्कृतिवाद को समझने का प्रयास कीजिए। तो व्यक्ति का जो आइडेंटिटी है वो 2 तरीके से हम देख सकते हैं। पहला है यहाँ पर एक नागरिक के रूप में, एक सिटीजन के रूप में, एक राष्ट्र के हम निवासी रहते हैं, वहां की हमें नागरिकता मिलती है। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है कि हम इंडियंस हैं, हम जापानीज हैं, हम इजरायली है, हम फ्रांसीसी है, या हम जर्मन्स है, ये हमारी आइडेंटिटी है। और दूसरा आइडेंटिटी हमारी होती है एक सोसाइटी के रूप में, एक समुदाय के रूप में। आप किस कम्युनिटी से हो, आप कौन से रिलीजन से हो, आप कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। ओके, ये भी आपके एक आइडेंटिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है वो 2 तरीके से हम देख सकते हैं। और जो मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुसंस्कृतिवाद है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग करता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, स्टार लगाइए अच्छे से। बहुसंस्कृतिवाद क्या करता है, इसका डिमांड क्या है, इसका डिमांड है जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके लिए कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके साथ में कुछ विशेष उनको अधिकार दिए जाने चाहिए, उनके साथ में एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने की आवश्यकता है। ये डिमांड करता है मल्टीकल्चरलिज्म। ओके,
दूसरा पॉइंट है इसमें, वर्तमान में अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूहों की सुरक्षा करना ही बहुसंस्कृतिवाद का उद्देश्य है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीकल्चरलिज्म आखिर होता क्या है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। यदि आपसे कोई मल्टीकल्चरलिज्म का कोई उद्देश्य पूछे कि आखिर ये चाहता क्या है, तो आप उनको ये 3 पॉइंट्स बता सकते हो। पहला पॉइंट, विशेष अधिकारों की मांग किसके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। जैसे सांस्कृतिक अधिकार, संस्कृति से जुड़े हुए कुछ अधिकार देना उनको, उनकी अपनी लैंग्वेज के अंतर्गत काम करने का अधिकार देना। ओके, जो वहाँ एक कम्युनिटी बोल सकते हैं उसके अंतर्गत जो वो लैंग्वेज बोलते हैं उसी को सपोर्ट करना और उनको इस प्रकार से उनको अधिकार देना कि वे अपने काम उसी लैंग्वेज के अंतर्गत कर सके। दूसरा है अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूह की सुरक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना। कहीं एथनिक कन्फ्लिक्ट हो गया तो जो प्रभुत्व है किसी एक कल्चर का यदि डोमिनेंस और उसने दूसरे पर अधिकार कर लिया या उनके साथ में वायलेंस किया, तो ऐसे में एक सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। और तीसरा पॉइंट है अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों के प्रभुत्व से सुरक्षा करने की ये व्यवस्था है। अभी हमने बात किया जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना किससे? जो जो संख्या में अधिक है, जो संख्या में अधिक है और उनका डोमिनेंस है, उनके प्रभुत्व से सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना किसका? माइनॉरिटी का, कल्चर का, जिनकी संख्या कम है। यही तो चाहता है बहुसंस्कृतिवाद, बस यही इसका उद्देश्य है। तो ये कुछ बेसिक्स था जो आपको जानना चाहिए कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, ये क्या डिमांड करता है, आइडेंटिटी क्या होती है, कल्चर क्या होती है, कल्चर हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए तो मल्टीकल्चरलिज्म की अवधारणा आई। कल्चर को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए मल्टीकल्चरलिज्म की अवधारणा आपके सामने देखने को मिलती है। आगे चलते हैं और कुछ नया समझने का प्रयास करते हैं। अल्पमत सांस्कृतिक समूह की सुरक्षा के नाम पर उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। ये भी हम अक्सर देखते हैं कि जिनकी संख्या कम होती है, माइनॉरिटी में सोसाइटी जो होता है, कम्युनिटी होता है, कल्चर होता है, उनको कहा गया कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रोटेक्ट करके हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, हम आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस नाम पर उनके साथ में प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। ओके, किस प्रकार से होता है? जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारा ट्राइबल सोसाइटी, हमारा आदिवासी समाज है, उनसे हम जमीन को छीन लेते हैं, उनका पानी हम छीन लेते हैं, जंगल उनसे छीन लेते हैं और उसका आधार क्या है? उसका आधार हम देते हैं कि हम आपका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, उसका डेवलपमेंट तो नहीं होता है, उससे केवल और केवल आपका आपका ही डेवलपमेंट होता है। तो अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जो सांस्कृतिक समूह है, जो माइनॉरिटी है, उसको आप डेवलपमेंट के नाम पर उनका शोषण करते हो, उनको मुख्य धारा में लाने के नाम पर उनका शोषण करते हो आप, उनके जितने भी रिसोर्सेज है उसको आप छीन लेते हो। भारत ने ऐसा ही किया आदिवासी समाज के साथ में, जहां पर वो आराम से रहते थे, लेकिन भारत ने उनके सब कुछ छीन लिया, उनके पास में जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब कुछ छीन लिया है। किस नाम पे? उन्होंने कहा कि हम आपको मॉडर्न बना रहे हैं, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत ये बात कही जाती है कि आप कैसे कहोगे कि कौन मॉडर्न होता है, कौन पिछड़ा हुआ होता है, कौन श्रेष्ठ है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? क्या आप चाहते हो कि आपका जो रहना है, खाना है, पीना वो श्रेष्ठ है? नहीं, ऐसा आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते हो कि हमारा जो लाइफ है वो सबसे अच्छा होता है, शहरों के अंतर्गत जो रहते हैं वो अच्छे होते हैं? कैसे आप डिफाइन करोगे इसको? और जो ट्राइबल्स है, जंगलों में रहते हैं, वो उनका जीवन अच्छा नहीं है, कैसे आप कहोगे? कैसे? इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। क्या होता है गुड लाइफ? कैसे आप डिफाइन करोगे? सबके लिए गुड लाइफ का जो डेफिनेशन है वो सबका अलग-अलग होता है। इसलिए आप किसी भी कल्चर को सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को आप नहीं दबा सकते, क्योंकि सबका अपना-अपना एग्जिस्टेंस होता है। सबका जो गुड लाइफ का जो डेफिनेशन है वो सबका अलग-अलग होता है। इसलिए एक सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको प्रोटेक्ट करे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट हमारा, सामान्यतः इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के नाम पर उनके साथ में छल या धोखा किया जाता है। ऐसे में बहुसंस्कृतिवाद उनकी रक्षा करता है। विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय का एकीकरण हानिकारक होता है। यदि आप कहते हो कि बहुत सारी संस्कृतियां हैं और उनको आप एक जगह लाते हो, उनका आप इंटीग्रेशन करते हो, तो वो भी सही नहीं होता है।
ओके, मान लेते हैं मान लेते हैं कोई भी देश है, यहाँ पर 10 प्रकार की संस्कृति है, ओके, और उनको आप एक जगह लाते हो, तो यहाँ पर जो डोमिनेंस रहेगा वो उस संस्कृति का रहेगा जिसका पॉपुलेशन हाई है। जो भी रूल बनेगा, जो भी रेगुलेशन बनेगा, वो इसके अनुसार ही बनेगा। ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसका पॉपुलेशन 80% है और गवर्नमेंट इन्हीं की होती है, संसद में यही लोग बैठे रहते हैं, ये जो चाहे उसको सही ठहरा सकते हैं। क्या राइट होता है, क्या रॉन्ग होता है, क्या गुड लाइफ होता है, क्या धर्म होता है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, हमारी संस्कृति अच्छी होती है, यही सब लोग 80% जो लोग होते हैं ये इसको डिफाइन करते हैं। बाकी जो बच गए, यदि आप उनको डेवलपमेंट के नाम पर इंटीग्रेशन करते हो तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। आप वही काम करोगे जो आपको ठीक लगता है, जो 80% को जो सही लगता है वही आप करोगे। इनकी जो कल्चर है उसको आप सपोर्ट नहीं करोगे। इसलिए जो इंटीग्रेशन आप करते हो, डेवलपमेंट के नाम पर आप इंटीग्रेशन करते हो, वो सही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद में एकीकरण आप करते हो सभी संस्कृतियों का, तो वहां पर डोमिनेंस उसी का होगा जिनका पॉपुलेशन हाई होता है, जो डोमिनेंस में रहेगी। ओके, तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्रीय एकता के नाम पर एकीकरण को स्वीकार नहीं करता है, ये अलगाव एवं सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करता था, उन्हें बनाए रखने की वकालत करता है। तो मल्टीकल्चरलिज्म यही है मल्टीकल्चरलिज्म। एक लाइन के अंतर्गत आप बोल सकते हो मल्टीकल्चरलिज्म यही होता है। ये राष्ट्रीय एकता के नाम पर, नेशनलिज्म के आधार पर ये सबको एक जगह यूनाइट करने की बात नहीं करता, सभी कल्चर एक जगह आ जाए इसका ये प्रयास नहीं करता। मल्टीकल्चरलिज्म कहता है सभी संस्कृतियों समान होती है, सबका अपना अपना वैल्यू होता है और अपनी संस्कृति सहायता से वो अपना डेवलपमेंट करते हैं, उनकी अपनी पहचान होती है। ओके, तो आपको ऐसा आप नहीं कर सकते कि उनको एक जगह आप ले आए। और यहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म सांस्कृतिक विविधता को, जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी होता है उसको स्वीकार करता है और उन्हें बनाए रखने की वकालत करता है। वो होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को स्वीकार करता है मल्टीकल्चरलिज्म। तो ये था आपका मल्टीकल्चरलिज्म, कुछ बेसिक्स पॉइंट हमने देखा, कुछ हमने जानने का प्रयास किया कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है। एक सामान्य अवधारणा आपकी बन गई होगी कि मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत पढ़ना क्या होता है, क्या ये, ओके, आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान, और कल्चर क्या होती है, व्यक्ति की आइडेंटिटी किस-किस के साथ में जुड़ी है, ये सब हमने ओवरऑल देख लिया कि होता क्या है मल्टीकल्चरलिज्म। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ये हमें देखना होगा, ओरिजिन किस प्रकार से होता है मल्टीकल्चरलिज्म का, ये हमें समझना होगा कि कैसे कैसे मल्टीकल्चरलिज्म आता है, ये अभी हम भी देखेंगे। बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा के आने के कारण कौन-कौन से हैं? तो एक हो गए ये ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये चलता है 1960 के बाद में अमेरिका के अंतर्गत इस प्रकार का एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलता है और ये आंदोलन हुआ था इक्वल राइट्स के लिए। जो ब्लैक और व्हाइट इनके जो राइट्स होते हैं वो इक्वल होना चाहिए। इससे पहले आप देखोगे कि जो ब्लैक लोग होते हैं उनके साथ में काफ़ी दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। उनको सेकंड सिटीज़न की तरह उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। उनके लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ तक कि बसेज़ होती है, उनके लिए रोड भी होती है, ओके? वो भी अलग हुआ करती थी उनके लिए। तो ऐसे में वो डिमांड करते हैं कि हमें भी राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, हम भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जिस यूनिवर्सिटी में ये जो व्हाइट लोग हैं ये पढ़ते हैं। तो इक्वल डिमांड्स की जाती है, इक्वल राइट्स की यहाँ पे डिमांड की जाती है। दूसरा पॉइंट, मुख्य रूप से जो पॉइंट है, जो मल्टीकल्चरलिज्म के आने का एक महत्वपूर्ण कारण है, वो आप देख सकते हो 1990 के अंतर्गत जब साम्यवाद का सपोर्ट करने वाला यूएसएसआर का डिक्लाइन होता है, कोलैप्स कर जाता है। कई सारे भागों में ये कोलैप्स कर जाता है क्योंकि इससे पहले तो ये बड़ा पावर था, यूएसएसआर के पास में पावर था, मुख्य रूप से रूस के पास में ये पावर रहता है और सबको एक जगह लाने का ये प्रयास करते हैं और सबको एक जगह लाने का प्रयास ये पावर के द्वारा ही करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे यूएसएसआर का पावर कम होता है वैसे-वैसे यहाँ पर जो भी देश थे, ओके, जो भी एथनिक ग्रुप थे, कल्चरल ग्रुप थे, वो सभी अलग होना शुरू कर देते हैं। वो सभी अलग होना शुरू कर देते हैं और फिर शुरुआत होती है एक बड़े वॉयलेंस की। बड़े हाई लेवल पर वॉयलेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी सोसाइटी था उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, जो माइनॉरिटी जो कल्चर ग्रुप थे, जो एथनिक ग्रुप थे, उनके साथ में अच्छा व्यवहार अब नहीं हो रहा था। यहाँ पर जब इसका कोलैप्स करता है, ओके? तो ये जब
साम्यवाद का जब विघटन होता है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है बहुसंस्कृतिवाद के विकास में। यदि सबसे महत्वपूर्ण कारण हम बोले तो यही है साम्यवाद के विघटन के बाद में, कोलैप्स के बाद में जिस प्रकार से एथनिक ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होता है पूर्वी यूरोप के अंतर्गत, वो देखने लायक है। और अगला पॉइंट है, जो जातीय राष्ट्रवाद है वो ग्रेटर देन होता है उदारवादी लोकतंत्र में। जैसे एक जो जो एक एथनिक ग्रुप होता है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वो कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम ही एक है। और यहाँ पर जो लिबरल जो डेमोक्रेसी है उसके जो वैल्यू है वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस किया जाता है जातीय राष्ट्रवाद पर। तो ये समय था 1990 का, ये समय था जब अपनी एथनिसिटी को, अपनी कल्चर को महत्वपूर्ण माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जो उदारवादी जो लोकतंत्र है, जहाँ पर हम इक्वलिटी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, उस प्रकार की वैल्यू है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? हमारी एथनिसिटी, हमारी आइडेंटिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार का एक नेशनलिज्म आपको देखने को मिलता है। तो एथनिक जो नेशनलिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है इसमें, मूल निवासियों का संघर्ष में प्रवासियों एवं शरणार्थियों से हुआ। जो संघर्ष है, मूल निवासी जो थे, ओरिजिनल जो पीपल थे, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रवासियों के साथ में होता है, और जो रेफ्यूजीज थे उनके साथ में होता है, और पश्चिमी देशों में अलगाववाद का प्रारंभ अब हो जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, ओके, यहाँ पर मूल निवासी रहते हैं, यहाँ पर मूल निवासी रहते हैं। फिर क्या हुआ, जैसे ही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होते हैं बड़े लेवल पर और ये कोलैप्स करता है, ऐसे में यहाँ पर दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और इनके बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो मूल निवासी है और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, रेफ्यूजीज जो आ रहे हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसे में इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को हम किस प्रकार से दूर कर सकें, इस प्रकार से के संघर्ष को हम कम कर सकें, इन सब का प्रयास अब मल्टीकल्चरलिज्म के द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार से ये जो कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं, इसको हम कैसे कम करें या इसको हम दूर करें, इनको समाप्त करें, ये सब प्रयास अब मल्टीकल्चरलिज्म के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कनाडा के अंतर्गत क्यूबेक, स्पेन के अंतर्गत कैटालोनिया, बेल्जियम के अंतर्गत फ्लैंडर्स और ब्रिटेन के अंतर्गत स्कॉटलैंड। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, ये जो शब्द का प्रयोग है बहुसंस्कृतिवाद, वो सबसे पहले कनाडा में किया गया था 1971 में। ओके, इसका प्रयोग सबसे पहली बार 1971 में कनाडा सरकार के द्वारा किया जाता है। कनाडा में इसका प्रयोग किया जाता है। 1978 में ऑस्ट्रेलिया में भी इसे सार्वजनिक नीति के आधार पर स्वीकार किया जाता है। एक रिपोर्ट आता है जिसका नाम है गालवेली रिपोर्ट, और इसमें स्वीकार किया गया कि जितने भी एथनिक ग्रुप होते हैं, मल्टी जो डाइवर्सिटी है, उसको हम स्वीकार करेंगे। एक पॉलिसी के रूप में हम जब भी नीतियां बनाएंगे उन सबको हम स्वीकार करेंगे। इसको कब कहा गया? 1978 में ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। और अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मल्टीकल्चरलिज्म का सपोर्ट किया जाने लगता है कि सभी कल्चर समान होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। और इसका विस्तार अब धीरे धीरे अमेरिका में और यूरोप के अंतर्गत भी होता है। कनाडा में इसी से जुड़ा हुआ एक मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट भी आता है, बहुसंस्कृतिवाद से जुड़ा हुआ एक एक्ट आता है, और ये एक्ट आता है 1988 के अंतर्गत। ओके, तो इस प्रकार से मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट किया जाता है। वहां की जो गवर्नमेंट होती है उससे जुड़ी हुई नीतियां बनने लगती है, और कहा गया कि हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे लिए सभी इक्वल होते हैं, और यदि कोई डोमिनेंस में है तो हम उसके प्रभाव को हम कम कर देंगे। ओके, हम उसको कहेंगे कि ऐसा मत कीजिए, और हमारी जो भी नीतियां होगी उसके द्वारा भी ऐसे ही प्रयास किया जाएगा कि कोई डोमिनेंस नहीं रहेगा, कोई सुपीरियर नहीं रहेगा, कोई इंफीरियर नहीं रहेगा। और जो संस्कृति माइनॉरिटी में है उसके लिए हम कुछ स्पेशल प्रोविजन हम करेंगे, उसके संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे द्वारा कुछ विशेष प्रयास किए जाएंगे। तो ऐसा कुछ अब यूरोप में किया जाने लगता है, अमेरिका में भी ऐसा ही कुछ अब होने लगता है। चलो, ये तो हो गया, आपका बेसिक्स कंप्लीट हो गया है मल्टीकल्चरलिज्म पर। अब आते हैं मेन थीम के ऊपर। मल्टीकल्चरलिज्म का जो मेन थीम है, अब उस पर आते हैं। कौन कौन से मॉडल है, कौन कौन से स्कॉलर्स है जहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो मॉडल कौन कौन से चलता है इसके अंतर्गत, मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत? तो पहला हमारा मॉडल है मेल्टिंग पॉइंट
ओके, मेल्टिंग पॉट मॉडल ये हमारा पहला मॉडल है मेल्टिंग पॉट में। ये क्या होता है? ये आपको एक सुंदर सा चित्र आपको दिख रहा होगा और ये मुख्य रूप से अमेरिका के बारे में है, अमेरिका से जुड़ा हुआ ये मॉडल है। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारी संस्कृतियों को मेल्ट कर दिया जाता है। बहुत सारी संस्कृतियों को इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, मल्टीकल्चरलिज़्म है, लेकिन सबको एक जगह ला दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है और इस प्रकार का जो मॉडल है वो आपको अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो संस्कृतियाँ या राष्ट्रीयता अमेरिकी मूल्यों में आत्मसात हो जाती है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो फोकस किया जाता है, वो है अमेरिका की जो वैल्यू है। अमेरिका की वैल्यू क्या है? डेमोक्रेसी, कैपिटलिज़्म। ओके, इन सब में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, ओके, उनकी कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, सब कुछ उनका अलग हो सकता है, लेकिन सबको एक जगह लाया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है और उनको कहा गया है कि जो अमेरिकन कल्चर है, उसको ही आपको मानना होगा। ओके, ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला जाता, लेकिन यहाँ पर डाइवर्सिटी है वो थोड़ा कम होता है। यदि जहाँ पर डाइवर्सिटी कम होता है, वहाँ पर अच्छे से आप उनको मेल्ट कर सकते हो और जो आपके एक राष्ट्र की जो मेन जो थीम होती है, आपके राष्ट्र की जो मेन वैल्यू होते हैं, जो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, उसको आप हाइलाइट कर सकते हो। यदि आपके देश के अंतर्गत कल्चर का जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है, वो यदि कम है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो अमेरिका के अंतर्गत इस मॉडल को अपनाया गया, जहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियाँ थी, लेकिन उन सबको एक जगह लाया गया और उन सब के ऊपर ऊपर उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया जो अमेरिकन वैल्यू होती है, अमेरिका की जो वैल्यू होती है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो इस प्रकार से मेल्ट कर दिया जाता है, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, उनको एक जगह लाया जाता है और ओके, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, उसको इसमें डाला गया, उसको एक जगह पिघलाया गया और सब एक हो गया और क्या बन गया? अमेरिका। और क्या बन गया? अमेरिका। अमेरिका वैल्यू का निर्माण इसी प्रकार से होता है। इसमें टीएच मार्शल हमने देखा था, पिछली जो क्लास थी हमारी सिटीजनशिप के ऊपर क्लास थी, उसके अंतर्गत हमने टीएच मार्शल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और टीएच मार्शल इसको सपोर्ट करते हैं। ये जो मेल्टिंग पॉट का जो मॉडल है, इसको सपोर्ट करते हैं टीएच मार्शल और इन्होंने कहा कि इंटीग्रेट किया जा सकता है। कई सारे जो ग्रुप होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ जो ग्रुप होते हैं, कई सारी जो संस्कृतियाँ होती है, उनको हम एक जगह ला सकते हैं और एक राष्ट्र के अंतर्गत हम जो सपोर्ट करेंगे, वो केवल राइट्स का हम करेंगे। तो यहाँ पर जो नागरिकता का अधिकार है, वो अधिकारों के साथ में जुड़ा होता है और यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो आपके राइट्स है, सबके साथ में इक्वल व्यवहार किया जाएगा। ओके, संस्कृति को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, कौन सी संस्कृति क्या है, किसका वैल्यू है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? अधिकार। हम सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करेंगे। जैसे बहुत सारी संस्कृतियां, मान लेते हैं अमेरिका के अंतर्गत 200 कल्चर ग्रुप है, तो ये कल्चर ग्रुप है हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करेंगे, हम सबको एक जैसा अधिकार देंगे, हम सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करेंगे, हम सबको एक जैसे अधिकार देंगे, हम सबके साथ में समानता, स्वतंत्रता। ओके, ओके, तो ये सब हम एक साथ देंगे उनको। कौन कल्चर ग्रुप सुपीरियर है, इंफीरियर है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये हमारे लिए क्वेश्चन ही नहीं है। हम तो सबके साथ में एक जैसा ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं, हम तो सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करने जा रहे हैं। तो संस्कृति, यहाँ पर जो संस्कृति है उसको इंटीग्रेट किया जाता है इस मॉडल में, जिसको मेल्टिंग पॉट मॉडल कहते हैं और ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से टीएच मार्शल के रूप में इसको आप पढ़ सकते हो, जहाँ पर वो फोकस करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में। और राष्ट्रीय एकीकरण वो किसके द्वारा करते हैं? अधिकारों के द्वारा। उनका मानना है कि एक व्यक्ति के लिए अधिकार ही सब कुछ होता है, अधिकार महत्वपूर्ण है। नागरिकता का जो आधार है वो क्या है? वो है केवल और केवल राइट्स। यदि आपको राइट्स मिल गया तो आप सिटीजन हो और आप सिटीजन है तो आपको राइट्स अपने आप मिल जाता है। कौन सा कल्चर ग्रुप है, आपकी मान्यताएं क्या है, क्या आपकी वैल्यू है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है अमेरिकन वैल्यू, हमारे लिए महत्वपूर्ण है सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करना। ये सब किया जाता है इसी मेल्टिंग पॉट मॉडल के अंतर्गत। चलो और डिटेल से हम इसको पढ़ते हैं।
लेकिन ये सब लिबरल जो सोसाइटी होता है, लिबरल डेमोक्रेसी जहाँ पर होता है, उदारवादी जहाँ पर लोकतंत्र होता है, वहाँ पर ये सब होता है कि सबके साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाता है। वहाँ पर ऐसा होता है कि सबके साथ में एक जैसा व्यवहार होता है, कौन कैसा रहा, पहले किसके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया गया, इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। सबके साथ में इक्वल व्यवहार, ओके, बराबर व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। तो इससे प्रॉब्लम तो होती है, आप भी ये स्वीकार करते हो कि यदि सबके साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाता है तो प्रॉब्लम तो होती है, प्रॉब्लम होती है इससे। और लिबरल जो डेमोक्रेसी है उसकी बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये मेल्टिंग पॉट को ये सपोर्ट करते हैं, इस प्रकार के मॉडल को सपोर्ट करते हैं जहां पर सबको एक जगह ला दिया जाता है। किसकी कल्चर कैसी रही, पहले कौन सा है, उनका आधार क्या है, उसको ये सपोर्ट नहीं करते हैं। बस जो एक वैल्यू होता है, एक नेशन की जो वैल्यू होता है उसी को ये सपोर्ट करते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है ये हमें देखना होगा। तो यहाँ पर जो उदारवादी लोकतंत्र है उनकी समस्याएं क्या है? तो उदारवादी जो लोकतंत्र है वो कहते हैं कि सबके साथ में एक समान व्यवहार हम करेंगे, सबको हम समानता और स्वतंत्रता हम प्रदान करेंगे, सबके साथ में हम समानता का व्यवहार करेंगे और सबके साथ में हम स्वतंत्रता, ये सब हम सबको इक्वल देंगे, सबके साथ में इक्वल राइट्स हम देंगे, सबके साथ में हम इक्वल लिबर्टी हम देंगे। ऐसी बात इनके द्वारा की जाती है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में ऐसे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव किया जाता है। ओके, किस प्रकार से, कैसे, ये कैसे होता है इसको देख लीजिए। जब हम कहते हैं कि सबके साथ में एक समान व्यवहार हम कर रहे हैं तो किस प्रकार से जो संस्कृति की संख्या कम होती है, जो माइनॉरिटी में होता है, जो माइनॉरिटी होता है उसके साथ में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसको देख लीजिए। मान लेते हैं ये अमेरिका सोसाइटी है, इंडिया का सोसाइटी देख लीजिए, फिर अमेरिका, ठीक है, अमेरिका भी हम पढ़ रहे हैं तो ये अमेरिका है और इसके अंतर्गत कई सारे कल्चर ग्रुप है और एक कल्चर ग्रुप है जिसका पॉपुलेशन 80% है, एक कल्चर ग्रुप है उसका उसका 10% है और बहुत सारे बच गए, उनका मान लेते हैं 5 हो गया, 2 हो गया, 0.5 हो गया और 1.1 हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी संस्कृतियां हैं और अब हमने कहा कि सबके साथ में हम एक जैसा व्यवहार करेंगे, हम सबके साथ में समानता, हम सबके साथ में समानता और स्वतंत्रता, हम सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करेंगे, सबके लिए हम एक जैसा कानून बनाएंगे, ऐसा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो समानता का व्यवहार किया जाएगा, स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाएगा और जो कानून बनाया जाएगा, क्या वो सबके लिए इक्वल होंगे? वो किस प्रकार के कानून बनेंगे? यहाँ पर जो 80% जो लोग हैं वो अपने अनुसार कानून बना सकते हैं क्योंकि ये मेजोरिटी में जैसे ये चाहते हैं वो ही लाएंगे। तो यहाँ पर जो अमेरिकन वैल्यू है वो किस प्रकार की होगी? अमेरिकन वैल्यू वही होगी जो ब्लैक नहीं, जो व्हाइट जो पीपल है वो चाहते हैं, जो गोरे लोग हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करेंगे। ओके, जैसे वो चाहते हैं वैसा ही करेंगे। जैसे 80% लोग हैं ये अपने अनुसार राष्ट्रपति बना सकते हैं। इनके जो मेंबर आप देखते हो, एमपी एमएलए जो हम मेंबर्स हम पढ़ते हैं वो भी इनके हो सकते हैं। ओके, जो जो हम सेनेटर ये सब पढ़ते हैं तो ये भी अपने अनुसार होंगे और जब कानून बनाया जाएगा तो ये अपने अनुसार कानून आसानी से बना लेंगे। कोई भी कानून बनाना है तो मेजोरिटी में ये लोग हैं, 80% ये मेजोरिटी में है, तो अपने अनुसार आसानी से एक कानून बना सकते हैं। और अमेरिकन वैल्यू क्या होगा? अमेरिकन वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर जो गोरे लोगों का वैल्यू होगा, जो 80% जो लोग हैं उनका जो वैल्यू होगा, उनके जो प्रिंसिपल होंगे, उनकी कल्चर के जो प्रिंसिपल होंगे वो सभी अमेरिकन वैल्यू अब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 80% जो लोग हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा ही कानून बनाएंगे। कभी भी ये संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कोई नया कानून बना सकते हैं। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि हम एक समान कानून को बना रहे हैं, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मुख्य रूप से एक जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। ये जो 80% लोग हैं ये जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। ये कहते हैं कि ये लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हम बनाएंगे, इसको नेशन का लैंग्वेज हम बनाएंगे, तो ये आसानी से बना सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई कानून हमें लाना है तो ये लोग लाएंगे कानून और आराम से कोई भी संविधान के अंतर्गत संशोधन कर लेंगे, कोई विधेयक है उसको वो पास कर लेंगे। तो सपोर्ट यहाँ पर इन्हीं को किया जाता है, ये जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। एक और हम देखें
कि इसमें कहा गया कि सबके साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा कैसे करोगे समान व्यवहार? कौन सा समान व्यवहार है? जो पहले ही पिछड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में आप कैसे समान व्यवहार कर सकते हो? जैसे मैंने कहा, जैसे इक्वलिटी के अंतर्गत हम एक देखते हैं, एक डायग्राम हम देखते हैं, उसको अभी देखने की आवश्यकता नहीं, वो हम फिर कभी देख लेंगे। यदि किसी के साथ में पहले अन्याय हो चुका है, ओके, ओके, जैसे 2 व्यक्ति है ए और बी, इसके पास में केवल 100 रुपीज है और इसके पास में 1 करोड़ रुपीज है। अब इनको कहा गया कि आपके साथ में एक जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं, आपको इक्वल लिबर्टी है, आपको स्वतंत्रता है, समानता है, ओके, कि आप अच्छे घर में रह सकते हो। इनको कहा गया कि आप एक घर ले सकते हो, अच्छा सा घर ले सकते हो। तो कैसे ये पॉसिबल है? जो 100 रुपए इनके पास में है और 1 करोड़ जिनके पास में है, और इनको कहा गया है कि आपके पास में इक्वल राइट्स है, लिबर्टी इक्वल है और आप एक घर ले सकते हो, ओके, अपने अनुसार जीवन यापन कर सकते हो। हम सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन कैसे पॉसिबल है? एक जैसा व्यवहार कैसे कर रहे हो आप? जिनके पास में 1 करोड़ लोग हैं, वो आराम से घर ले लेंगे, और जिनके पास में 100 रुपए हैं केवल, वो कैसे घर ले लेंगे? तो आपको करना क्या? मल्टीकल्चरलिज्म यही कहता है कि जिनके पास में, जिनके साथ में पहले अन्याय हो चुका है और जो माइनॉरिटी में भी है, जिनके साथ में अन्याय भी हो चुका है, उनके साथ में आप कुछ विशेष व्यवहार कीजिए, उनको कुछ प्रोटेक्शन कीजिए, उनको कुछ रिजर्वेशन दीजिए, उनको कुछ छूट आप दीजिए, ओके। इस प्रकार की बात इस मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत कही जाती है। तो जब आप कहते हो एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत आप कहते हो कि सबके साथ में एक समान व्यवहार हम कर रहे हैं, तो उसका दूसरा अर्थ ये है कि आप एक समान व्यवहार नहीं कर रहे हो, आप उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हो जैसा आपका जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जैसा वो चाहता है, वैसा ही यहाँ पर लिबरल सोसाइटी के अंतर्गत होता है। वैसा ही किसी भी देश में आप देख सकते हो, इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हो या किसी दूसरे देश का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसा मेजोरिटी में जो लोग होंगे वैसा ही होगा। उन्हीं के वैल्यू को नेशनल वैल्यू बोल दिया जाएगा। इंडियन वैल्यू क्या होगा? जैसा मेजोरिटी में जो 80% लोग होते हैं, 82 83% जो लोग होते हैं, उन्हीं की वैल्यू को नेशनल वैल्यू बता दिया जाएगा और वो उन्हीं को कहा जाएगा कि यही राष्ट्रवादी है। ये जो लोग कर रहे हैं यही राष्ट्रवादी है, ये जो कर रहे हैं यही सब सही है, दूसरे जो कल्चर ग्रुप है वो इंफीरियर है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सही नहीं होता है और मल्टीकल्चरलिज्म इनका सपोर्ट नहीं करता है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि सांस्कृतिक विविधता को अस्वीकार करते हुए सभी संस्कृतियों के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। यही तो कहता है मल्टीकल्चरलिज्म, जहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी कलर ब्लाइंड थ्योरी को फॉलो करता है। कलर ब्लाइंड यानी आंख के ऊपर पट्टी बांध लेगा और सबके साथ में समान व्यवहार करेगा, सबको इक्वल राइट्स देगा, सबको एक जैसा व्यवहार, सबको राइट्स हो गया और क्या हो गया, समानता, स्वतंत्रता, जो भी कुछ आप देखते हो वो सबके साथ में इक्वल व्यवहार होगा। इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड थ्योरी। और ये कहाँ पर होता है? ये जो कलर ब्लाइंड थ्योरी है, ये मुख्य रूप से लिबरल जो डेमोक्रेसी वहां पर देखने को मिलता है, जहां पर सबके साथ में एक जैसे व्यवहार करने की बात की जाती है, अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली जाती है और फिर देखा जाता है कि किसके पास में पैसे हैं, किसके पास में नहीं है, पहले किसके साथ में अन्याय हो चुका है, ये सब नहीं देखा जाता इसमें, ओके, क्योंकि आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है। सबके साथ में अब एक जैसा व्यवहार करेंगे, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है कि कौन किसके साथ में क्या हो चुका है। तो यहाँ पर ये कलर ब्लाइंड थ्योरी, इस मेल्टिंग पॉट का जो मॉडल है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। तो मल्टीकल्चरलिज्म इसको स्वीकार नहीं करता है। जब हम समानता की बात करते हैं तो उस समय एक संस्कृति के साथ में स्वतः ही असमान व्यवहार हो जाता है। अभी हमने देखा ये, ओके, अमेरिकन के संदर्भ में ये अभी हम देखें। उदारवादी लोकतंत्र में एक बहुसंख्यक संस्कृति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया जाता है, भाषा के आधार पर और नीति निर्माण के आधार पर। और ब्लाइंड थ्योरी क्या है? सबके लिए एक समान अधिकार। ये अभी हम देख लिए, फिर से समझाने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से जो लिबरल डेमोक्रेसी है वहां पर एक बहुसंख्यक संस्कृति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया जाता है। कैसे उसको सपोर्ट किया जाता है, फिर से क्या बताने की आवश्यकता है। जैसे जो 80% लोग है वो अपनी भाषा को सपोर्ट करेंगे कि यही लैंग्वेज बनना चाहिए, यही राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, यही राजभाषा होनी चाहिए। ये सब कैसे होगा? ये सब होगा जैसा वो चाहते हैं, और पॉलिसी भी उसी
प्रकार की बनेगी, जैसे भारत में हम बात करें तो जो मेजॉरिटी ग्रुप होगा वो जैसा चाहेगा वो वैसा ही करेगा। ओके? उनके जो वैल्यू होते हैं, उनकी जो धार्मिक मान्यताएँ होती है, वो सर्वश्रेष्ठ बताई जाएगी। जुडिशरी सिस्टम उन्हीं का होगा। ओके, गवर्नमेंट उन्हीं की होगी, पूरा का पूरा सिस्टम उन्हीं का होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही माहौल बना लेंगे। ओके? तो ये सब आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर कलर ब्लाइंड थ्योरी अप्लाई होती है। तो ये सब पॉइंट्स हो गए हैं, हमने देख लिया है, आगे चलते हैं। तो इन सब का समाधान कैसे करें? प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई है, प्रॉब्लम हमें पता चल गई है, लेकिन समाधान इसका कैसे किया जाए? तो समाधान के रूप में हम राज्यों को सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करना चाहिए। पहली बात हमने बात किया कि जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है, विविधता आपको देखने को मिलती है, उसको स्वीकार करना है। और दूसरी बात, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदाय को विशेष अधिकार दिए जाने की बात ये करता है। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये जो कलर ब्लाइंड थ्योरी है, इसकी जो समस्याएं हैं, मेल्टिंग पॉट की जो मॉडल की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान आप इस रूप में कर सकते हो। ओके? ये आपको पता होना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे करोगे। जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसको स्वीकार करना, और दूसरी बात जो माइनॉरिटी है उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उनके साथ में कुछ विशेष व्यवहार करना, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देना, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी है वो इसी संदर्भ में आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हमारे पास में है, क्वेश्चन का आंसर हम देने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने उभर के आ रहे हैं बार-बार मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत, और कुछ क्वेश्चन और अभी हमारे सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या सभी प्रकार के सांस्कृतिक समुदायों को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या सभी प्रकार के कल्चर ग्रुप, एक स्टेट के अंतर्गत बहुत सारे हजारों की संख्या में कल्चर ग्रुप होते हैं, क्या सभी को विशेष अधिकार दिए जाना चाहिए? पहला क्वेश्चन, पहली बात हमने किया, समाधान हमने देखा कि उनको प्रोटेक्ट करना है और विशेष अधिकार देना है। तो क्वेश्चन यहीं से हमारे सामने आता है। पहला क्वेश्चन यही है, क्या सभी प्रकार के सांस्कृतिक समुदाय को विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए? सभी को। और दूसरा है यहाँ पर, यदि एक सांस्कृतिक समुदाय में उस समुदाय के एक वर्ग के साथ में अन्याय किया जाता है, तो क्या उस समुदाय को हमें विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए? दूसरा पॉइंट ये है। इसी से दूसरा पॉइंट निकलता है कि एक ऐसा कम्युनिटी है, मान लेते हैं ये कोई कल्चरल ग्रुप है, और इसके अंतर्गत कुछ, इसमें भी आपको कई सारे ग्रुप आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये है, मान लेते हैं कोई भी एक्स कल्चरल ग्रुप है, और यहाँ पर हो सकता है एक ऐसा ग्रुप है, मान लेते हैं महिला, इनके साथ में सही व्यवहार नहीं हो रहा है। तो क्या इस प्रकार का जो कल्चरल ग्रुप है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है? क्या हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर महिलाओं के साथ में समान व्यवहार नहीं हो रहा, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, क्या इसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार किस सीमा तक देना चाहिए? कहाँ तक? कितना? कितना? एक लिमिट तो होनी चाहिए ना, लिमिट कैसे तय करोगे आप? कितना अधिकार देना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदाय जो कि उदारवादी नहीं है, तो क्या उस समुदाय को विशेष अधिकार देना सही है? यदि वो खुद ही लिबरल नहीं है, यदि वो खुद ही एक सांस्कृतिक ग्रुप है जो अपने जो उस कल्चर ग्रुप के अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनके साथ में यदि इक्वल व्यवहार नहीं हो रहा है, बराबर का व्यवहार नहीं हो रहा है, किसी के साथ कम हो रहा है, किसी के साथ में ज्यादा हो रहा है, समानता नहीं है, राइट्स नहीं है वहां पर, ओके, वो वॉयलेंस करता है, अपने ही लोगों को मार देता है, तो क्या उसको भी हमें सपोर्ट करना है? क्या हम वैसी व्यवस्था को कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है मल्टीकल्चरलिज्म के सामने है। इसका आंसर देंगे कौन? इसका आंसर कौन देंगे? इसका आंसर देंगे विल किमलिका, प्रोफेसर भिगु पारिक और मेरियम यंग। ये 3 स्कॉलर मुख्य रूप से हमें पढ़ने, और भी बहुत सारे हम पढ़ेंगे। तो 3 ये है, ये मुख्य रूप से इन्हीं का आंसर देंगे कि कितना क्या देना है, किसको कितना अधिकार देना है, किस सीमा तक देना है, यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है उस कल्चर ग्रुप में तो हमें क्या करना है ऐसी कंडीशन में। तो इन सब का आंसर देने के लिए हमें इन सबको पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, और इनका आंसर विल किमलिका, भिगु पारिक और मारियम यंग के द्वारा दिया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में आंसर देने का काम करते हैं इनके द्वारा। एक-एक समझते हैं कि क्या इनके द्वारा कहा गया।
ओके। और ऑनलाइन कोर्स हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 8955576886। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारा जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और हमारा जो एप्लीकेशन है जहाँ से आप कोर्स ले सकते हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और जो पहला कमेंट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलो इसको शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्रोफेसर भिगु पारेख। जन्म हुआ था गुजरात के अंतर्गत मुंबई यूनिवर्सिटी। उसके बाद में स्टडी के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं और वहीं पर अपना रिसर्च भी करते हैं ब्रिटिश राजनीतिक चिंतन में कि क्या समानता है कि नहीं। ओके, इसके ऊपर इनका रिसर्च, ये पॉइंट है इनका टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है। और उसके बाद में 2000 के अंतर्गत ये ब्रिटेन राज्यसभा के आजीवन सदस्य के रूप में भी इनको मनोनीत किया जाता है। ये है प्रोफेसर भिगु पारेख। कहाँ से जुड़े हुए हैं? गुजरात के साथ में जुड़े हुए हैं। ये डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन रहे हैं ये कमीशन ऑफ रेशियल इक्वलिटी एंड द कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म ब्रिटेन के अंतर्गत। ओके, मल्टीकल्चरलिज्म क्या ब्रिटेन के अंतर्गत है कि नहीं, उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, तो इन सब के बारे में ये एक यहाँ पर अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो ये इनकी रिपोर्ट आती है और ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंतर्गत वो आइडेंटिफाई करते हैं कई सारे आइडेंटिटी फैक्टर। वो देखते हैं कि आइडेंटिफाइड फैक्टर वो देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, माइग्रेशन वो देखते हैं, द एंड ऑफ एम्पायर वो देखते हैं, ब्रिटेन डिक्लाइन एज ए वर्ल्ड पावर, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म और इंटीग्रेशन विथ यूरोप। ये सब इसी रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स है। ओके, तो ये एक रिपोर्ट है जो इन्हीं के साथ में जुड़ी हुई है, काफी फेमस रिपोर्ट है और ये इसके लिए जाने जाते हैं इस रिपोर्ट में। और यहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर इनका काफी अच्छा काम है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। यदि इनकी सबसे फेमस बुक की बात करें तो यही है, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। और इनका सेकंड बुक है कलर, कल्चर एंड कंसिस्टेंस, इमिग्रांट्स इंटेलेक्चुअल इन ब्रिटेन। ओके, ये भी इन्हीं की बुक है, काफी फेमस बुक है। दोनों ही किताबें आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताब लिखी गई है, दोनों किताबें महत्वपूर्ण है। भिगु पारेख शुरुआत करते हैं वो संस्कृतियों के 3 लक्षण क्या होते हैं। पहले तो वो डिफाइन करेंगे कि आखिर संस्कृति क्या होती है। ओके, उसके बाद में ये आंसर देंगे। तो ये संस्कृतियों के 3 लक्षण बताते हैं और इनका पहला लक्षण इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से अपनी संस्कृति से बंधा हुआ है। ओके, संस्कृति के वो 3 लक्षण बताते हैं। पहला है प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से अपनी संस्कृति से बंधा हुआ है। व्यक्ति की मान्यता, उसकी पहचान आदि सभी व्यक्ति की संस्कृतियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। व्यक्ति अपनी संस्कृति की अवहेलना पूर्णतया नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कल्चर के साथ में बुना हुआ है। क्यों? मैंने आपको बताया था, प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म के साथ में ही कल्चर के साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ में उसका आइडेंटिटी होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं, उसका डेवलपमेंट भी इसी के साथ में होता है। और जीवन में जो कुछ उद्देश्य वो है उसका जो प्राप्त करना चाहता है वो उसका हेल्प करता है कल्चर। ओके, कल्चर के द्वारा उसकी हेल्प की जाती है। जो कुछ वो प्राप्त करना चाहता है वो अपनी कल्चर की हेल्प से वो प्राप्त कर सकता है। तो पहला पॉइंट यही है कि प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक रूप से अपनी संस्कृति से बंधा हुआ है और व्यक्ति की मान्यता, उसकी पहचान आदि सभी व्यक्ति की संस्कृतियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यक्ति चाहकर भी अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो सकता क्योंकि उसका डेवलपमेंट अपनी संस्कृति के साथ में रहकर ही हो सकता है। ओके, तो व्यक्ति को उसकी संस्कृति से अलग हम नहीं कर सकते। ओके, तो ये पहला पॉइंट है। और आइरिस एम यंग की हम बात करें, मैरियम यंग की हम बात करें, तो उनका भी ऐसा ही कुछ कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है उसकी संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ है। व्यक्ति अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो सकता। तो ऐसी बात आइरिस एम यंग के द्वारा भी कही गई थी। और दूसरा पॉइंट है, कोई भी संस्कृति पूर्णतया न तो अच्छी होती है और न ही खराब होती है। सभी संस्कृति में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई गुड या बैड कंप्लीटली नहीं होता है। किसी में अच्छा ही, कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। प्रत्येक संस्कृति को अपनी स्वतंत्र और स्वस्थ विकास का अवसर
क्या अवसर, अपॉर्च्युनिटी, इक्वल अपॉर्च्युनिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। सबको एक अवसर तो आपको देना होगा ना, अवसर आपको देना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट यही है कि कोई संस्कृति अच्छी और बुरी नहीं होती है। पहली है प्रत्येक व्यक्ति की आइडेंटिटी उसके साथ में जुड़ी हुई है, वो इससे बंधा हुआ है, वो इससे बाहर नहीं निकल सकता। और तीसरा है प्रत्येक संस्कृति को आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। यदि कोई संस्कृति है और यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई समस्याएँ हैं, तो उस समस्याओं से दूर उसको दूर करना चाहिए। या हो सकता है कि कोई समस्या कोई संस्कृति है उसमें कुछ क्लास के साथ में, जैसे मैंने बात किया कि महिलाओं के साथ में सही से व्यवहार नहीं होता है, तो उससे उस समस्या का समाधान करना चाहिए और अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। अपनी कल्चर कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक कल्चर हमारी होनी चाहिए, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और अधिकार उनको दिया जाना चाहिए। सबके साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और इसके अंतर्गत यदि कुछ कमियाँ हैं, तो कमियों को भी दूर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कल्चर की 3 विशेषताएँ यहाँ पर बताई गई है। तो किसी भी संस्कृति को सतत बने रहने के लिए उसे बहुलवादी, प्रजातांत्रिक एवं सुधारात्मक होना चाहिए, तभी एक कल्चर लंबे समय तक रह सकती है। यदि कोई कल्चर है और अपनी जो कमियाँ हैं उसको दूर नहीं कर रही है, तो लोग उस कल्चर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, यदि वो उसमें रिफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस कल्चर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। ओके? जैसे आप हिंदू धर्म आप देखते हो, उसके बाद में बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, ये सब इसी में से तो बना है। इसमें प्रॉब्लम थी, जैसे ही प्रॉब्लम इसमें आई, इससे बाहर निकलना शुरू कर दिया और दूसरे रिलीजन ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देता। तो ये सब क्या होता है, यदि आपके कल्चर के अंतर्गत, आपके रिलीजन के अंतर्गत कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम उसका समाधान आपको करना और अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाना होगा। आपके ग्रुप के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं, सबके साथ में इक्वल व्यवहार आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो कल्चर है, आपका जो ग्रुप है, वो बैक चला जाएगा, पीछे की साइड में चला जाएगा और वो डिक्लाइन शुरू कर देगा। तो ये 3 विशेषताएँ यहाँ पर भृगु पारिक के द्वारा बताई गई कि क्या होता है संस्कृति। तीनों आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा कि बहुसंस्कृतिवाद इन 3 सांस्कृतिक लक्षणों का एक आपसी सामंजस्य है। बहुसंस्कृतिवाद इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बहुसंस्कृतिवाद में इन सबको ध्यान में रखा जाता है, ओके? बहुसंस्कृतिवाद में इन सबको ध्यान में रखा जाता है। कोई भी कोई नीतियाँ बनाई तो उसको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि कोई संस्कृति बुरी नहीं है, अच्छी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संस्कृति का महत्व है। और यदि कोई कल्चर है, उस सभी कल्चर को भी ये अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओके? कि वो अपनी कल्चर में रिफ़ॉर्म करे, यदि उसको प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करे। उसमें हिंसा का प्रयोग किया जा रहा था, वो सही नहीं है। अपनी जो कल्चर है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ओके? प्रॉब्लम है तो उनका भी समाधान उस कल्चर को अपने आप से करना चाहिए, यही बहुसंस्कृतिवाद कहता है। इन्होंने जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो अप्रवासी होते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने का भी प्रयास किया। जो अप्रवासी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये साम्यवाद का ये समय आप देखोगे यूएसएसआर वाला ये समय है, 1990 का ये समय है और इमिग्रेंट्स का एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को मिलता है। लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रहे हैं लोग। तो इस प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम आपको 1990 के दौरान देखने को मिलती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक राज्य सभी सांस्कृतिक समूहों को समान महत्व दिया जाए। अप्रवासी जिस देश में जा रहे हैं, उस देश की संस्कृति के साथ में मिल जाना चाहिए। दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिए। कि यदि इमिग्रेंट्स की ये प्रॉब्लम है, कैसे हम समाधान करें? ये एक देश के अंतर्गत मूल निवासी है, ओके? और यहाँ पर दूसरे देशों के लोग आ रहे हैं इमिग्रेंट्स के रूप में, प्रवासी के रूप में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये चाहेंगे कि हमारी कल्चर डोमिनेंस में रहे और जो मूल निवासी ये चाहते हैं कि हमारी कल्चर डोमिनेंस में रहे। ऐसे में क्या करना चाहिए? इसका समाधान यहाँ पर भृगु पारिक के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि बस इतना काम करना है आपको, इतना काम करना है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है, वो सबको समान महत्व दिया है। जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जो हम हैं, पहले से हम हैं यहाँ पर जो मूल निवासी है, उनके सभी अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है, सबके साथ में समान व्यवहार करना है। समान व्यवहार, सभी संस्कृतियों के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, ऐसी बात भृगु पारिक के द्वारा की गई। अंडरलाइन इसको कर सकते हो, सभी संस्कृतियों के साथ में एक जैसा व्यवहार।
सबको एक जैसे अधिकार, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बात यहाँ पर बिहू पारिक के द्वारा कही जा रही है। और दूसरी बात है अप्रवासी जिस देश में जा रहे हैं उस देश के साथ मिल जाना चाहिए उसको, ओके? मिल जाना चाहिए उनको। जैसे ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनकी जो संस्कृति है उनके साथ मिल जाना चाहिए, आपस में मिल जाना चाहिए, ओके? तो इस प्रकार का प्रयास यहाँ पर बिहू पारिक के द्वारा किया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको पीस ज़ोन में आप कैसे चेंज कर सकते हो ऐसे। इन 2 पॉइंट्स की सहायता से आप जो प्रॉब्लम है उनका समाधान कर सकते हो। दूसरी बात ये है, आगे बिहू पारिक ये भी कहते हैं कि जो निजी क्षेत्र है, वो उनकी जो कल्चर है वो अलग-अलग हो सकती है। जैसे ये एक स्टेट है और स्टेट के अंतर्गत बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। तो ये संस्कृतियाँ अपने प्राइवेट जो लाइफ़ होता है, उनका निजी जीवन होता है, तो उसके स्तर पर वो अपनी जो कल्चर है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के अंतर्गत उनका कल्चर है वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप यदि एक पब्लिक डोमेन के अंतर्गत जब आप व्यवहार करते हो, तो सबका व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि निजी क्षेत्र के लिए अलग-अलग संस्कृति है। आप अपने धर्म को फ़ॉलो कर रहे हो, अपनी भाषा को फ़ॉलो कर रहे हो और भी कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने लेवल पर कीजिए, अपने घर के अंतर्गत कीजिए, अपने रूम के अंतर्गत कीजिए। ऐसे सार्वजनिक जो स्थल है, पब्लिक स्फीयर है, पब्लिक डोमेन है, वहाँ पर ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, जो कुछ भी कर रहे हो, आपका जो प्रैक्टिस है, आपसे धर्म से जुड़े हुए जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने स्तर पर कीजिए, अपने घर के अंतर्गत कीजिए। सार्वजनिक स्थलों के ऊपर या पब्लिक डोमेन में इनको करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक समान संस्कृति होनी चाहिए। सार्वजनिक स्तर सरकार के लिए और या पब्लिक में जा रहे हो तो सबके साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उनके लिए एक रूल बना दीजिए और अपने घर के अंतर्गत आप कर रहे हो, अपने निजी जीवन में आप कर रहे हो, वो अपने स्तर पर आप कुछ भी कीजिए, उससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जब बाहर निकलते हो, सोसाइटी में जाते हो, समाज में जाते हो, राज्य में रहते हो, ओके? तो आप उसी प्रकार से काम करोगे जैसा आपकी गवर्नमेंट कहती है। तो ये बातें इसमें कही जा रही है बिगू पारी के द्वारा। लेकिन समस्या तो है, इन्होंने ये तो कह दिया कि निजी क्षेत्र के लिए अलग-अलग संस्कृति होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, ओके? कि प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्तर पर कीजिए, अपने घर में। लेकिन दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक समान संस्कृति, तो यही तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम लिबरलिज़्म के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या होती है, अमेरिका मेल्टिंग पॉट वाला मैंने आपको बताया था। वो समस्या यहाँ पे भी इनके कॉन्सेप्ट में भी देखने को मिल रही है, जब बिगू पारिक ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक समान संस्कृति होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में एक समान नीति अपनाने के कारण बहुसंख्यक संस्कृति की प्रभावशीलता हो जाएगा, वो डोमिनेंट हो जाएँगे, डोमिनेंस में आ जाएँगे, उन्हीं का प्रभाव रहेगा। मैंने कितनी बार आपको बता दिया कि किस प्रकार से यदि आपकी जो मेजॉरिटी आपका पॉपुलेशन हाई है, सब काफ़ी ज़्यादा है, 80%, 90%, 70% आपका पॉपुलेशन है, तो जो भी रूल बनेगा, जो भी अधिकारों की बात की जाएगी, समानता, स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था, जो भी बात की जाएगी, वो आपके अनुसार ही होगा, माइनॉरिटी नहीं होगा। तो जब आप कहते हो कि सार्वजनिक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र में एक समान व्यवहार होना चाहिए, तो दूसरा अर्थ हम ये ले सकते हैं कि ये महोदय ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी जो ग्रुप है, जो पॉपुलेशन है, उनके अनुसार ही आपको काम करना होगा। तो ये इनके कॉन्सेप्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ओके? बहुत बड़ा एरर आपको देखने को मिल रहा है इस कांसेप्ट के अंतर्गत जो कि बिहू पारिक के द्वारा दिया गया, जब ये समाधान कर रहे हैं इमिग्रेंट्स का। तो समाधान कैसे करें? इन्होंने भी कहा कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैं इनका समाधान भी करूँगा, ओके? मेरे द्वारा इनका समाधान भी किया जाएगा, ये प्रॉब्लम तो है, मेरे कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम आई है, तो ये अब समाधान करेंगे कि कैसे? कैसे इनका समाधान किया जाए? कैसे? तो ये अपना आप कॉन्सेप्ट देंगे। ये अपना कॉन्सेप्ट देते हैं डायलॉजिकल थ्योरी या इसको हम कन्वर्जेशनल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म भी कहते हैं। डायलॉजिकली ये बात करेंगे, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बातचीत की अब बात की जाती है इसमें, डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, परिचर्चा होना चाहिए, डिस्कशन अब होना चाहिए, तभी संस्कृतियों को प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं, तभी संस्कृतियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम पीस ज़ोन में हम बदल सकते हैं। डायलॉग किस-किस के बीच में होना चाहिए? तो इनका जो डायलॉग थ्योरी है वो इसमें कहते हैं कि एक संस्कृति के भीतर होना चाहिए, पहला पॉइंट। एक कल्चर के अंतर्गत भी होना चाहिए। हमने तीसरा पॉइंट देखा था,
कल्चर की जब ये विशेषताएँ बता रहे थे, तो उसमें हमने कल्चर के अंदर तीसरा पॉइंट देखा था कि उनको डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक ये कैसे हो सकते हैं? इनको अपने आप में बातचीत करना चाहिए, जैसे महिलाएँ इनको बार-बार कहती है कि हमारे साथ में संस्कृति जो भी होती है, सभी महिलाओं के साथ में अन्याय होता है। उसको हम डिटेल से बाद में भी हम देखेंगे इसी के अंतर्गत कि महिलाओं के साथ में व्यवहार नहीं सही ठीक नहीं होता है। इसके अलावा भी इसमें कई सारे ग्रुप बन जाएँगे। इसमें भी कई सारे ग्रुप बन जाएँगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ओके, और सी ग्रुप के साथ में सही व्यवहार नहीं हो रहा है, तो करना क्या है, पहली बार डायलॉग किस-किस के बीच में होना चाहिए। एक कल्चर के अंतर्गत भी कई सारे ग्रुप बने हुए हैं, कम से कम वो तो बातचीत करें, तो बातचीत डायलॉग उनके बीच में भी होना चाहिए। और दूसरा, 2 संस्कृतियों के बीच में भी होना चाहिए। 2 संस्कृतियाँ हैं, एक्स और वाई 2 संस्कृतियाँ हम मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच में भी बातचीत होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, और एक-दूसरे को ये भी बताना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम है ये है, हमारी प्रॉब्लम है ये है। ओके? जब हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा, तभी तो कुछ काम हो पाएगा। तो डायलॉग होना चाहिए, अच्छे से डायलॉग उनके बीच में होना चाहिए, और जब डायलॉग होता है तो कंप्रोमाइज़ भी होता है। ओके, कुछ ना कुछ अब छोड़ने की बात की जाएगी, और इसमें कहा गया कि दोनों संस्कृतियाँ अपनी संस्कृति का कुछ भाग छोड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। अब क्या होगा? मैंने कहा कि एक्स और वाई संस्कृतियों के बीच में यदि डायलॉग होता है, और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का जो कुछ इश्यू होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनको अब छोड़ देना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स हम छोड़ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आप छोड़ दीजिए, यानी कुछ-कुछ बातें हमारी जो संस्कृति की कुछ आपको ठीक नहीं लगती है, उसको हम छोड़ रहे हैं, और कुछ आपकी संस्कृति का जो भाग है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आप भी छोड़ दीजिए। इस प्रकार से इनमें कंप्रोमाइज़ होगा, ओके? और कंप्रोमाइज़ के द्वारा कुछ-कुछ भाग वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे कि हमें ये पसंद नहीं है, तो हम छोड़ दे रहे हैं, ओके? आप भी छोड़ दीजिए, और हम भी कुछ-कुछ भाग छोड़ देते हैं। तो इस सिद्धांत को सभी अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जितने भी आप माइनॉरिटी देखते हो, उन सब पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, ये जो डायलॉग वाला है, इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। बातचीत होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। संवाद जब होगा तभी समस्या का समाधान हो सकता है। तो सांस्कृतिक संवाद के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कुछ सीखने का भाव रखें। यदि आप बात कर रहे हो कि हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरी संस्कृति है वो भी तो अच्छी हो सकती है, उससे भी कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए। ओके? जैसे एक संस्कृति है जहाँ पर सबके साथ में एक जैसा व्यवहार हो रहा है, तो उसको सीखना चाहिए, दूसरी संस्कृतियाँ उनको सीखना चाहिए। ओके? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, दूसरे जितने भी कल्चर ग्रुप है उनसे सीखना चाहिए। कोई भी संस्कृति कंप्लीट नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, और संस्कृति एक शिक्षा का माध्यम भी होती है। जब आप सीखते हैं, सीखने की बात यहाँ पर की जा रही है कि वो कल्चर ग्रुप ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, कितनी अच्छी-अच्छी कल्चर ग्रुप है। तो आप क्या करते हो? उनसे कुछ ना कुछ सीखते भी हो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखा भी जाता है। तो ये है डायलॉग थ्योरी, ये भीगू पारेख के द्वारा दिया गया कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या-क्या हमें पढ़ना है, ओके? तो इसमें डायलॉग करना है, कंप्रोमाइज़ करना है, और सभी के ऊपर हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना है, प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम है, उनका समाधान अब हो जाएगा। चलो फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो हमारे सामने अभी भी और है। एक समाज के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय के सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करने से क्या बहुसंस्कृतिवाद समाज की स्थापना हो जाएगी? क्वेश्चन हमारा ये है कि एक समाज के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय के सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करने से क्या बहुसांस्कृतिक समाज की स्थापना हो जाएगी क्या? ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक, जैसे हमने लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत देखा, लिबरल जो कंट्री है उसमें ऐसा ही होता है कि सबके साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या उससे मल्टीकल्चरल सोसाइटी का निर्माण हो सकता है? क्या मल्टीकल्चरलिज़्म वहाँ पर हो सकता है? तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भीगू पारेख के द्वारा इसका आंसर दिया गया कि समाज में प्रत्येक संस्कृति की जो स्वीकार्यता है, होने पर बहुसंस्कृतिवाद समाज की स्थापना हो जाएगी। आप 101 देश के अंतर्गत उनके साथ में एक जैसी नागरिकता उनको दे दिया है, नागरिकता के आधार पर कोई उनके साथ में भेदभाव नहीं कर रहे हो। और दूसरा पॉइंट ये है, यदि सभी लोग एक-दूसरे के साथ में जुड़ जाएँगे, सभी एक-दूसरे का सम्मान
सम्मान करेंगे कि आपकी जो संस्कृति है, वो भी अच्छी है, हमारी भी अच्छी है। आप अपने स्तर पर रहिए, हम अपने स्तर पर रहेंगे। तो जैसे-जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ता है, स्वीकार्यता जैसे-जैसे बढ़ेगी, तो समस्या का समाधान हो जाएगा और एक बहुसंस्कृतिवाद जो समाज की हम बात कर रहे हैं, वो आ जाएगा। तो इसमें क्या हमें देखना है, किसी एक संस्कृति में भारी होने का भाव नहीं होना चाहिए। कब? कब हम कहेंगे कि एक बहुसंस्कृतिवादी समाज का निर्माण हो जाएगा? कब होना चाहिए? पहला पॉइंट, किसी एक संस्कृति में भारी होने का भाव नहीं आना चाहिए। उसको ऐसा नहीं बताना चाहिए कि आप इस देश के नहीं हो, आप दूसरे देश से आए हो। अरे कोई ना कोई तो कोई ना कोई तो आया ही है ना, पहले से थोड़ी होता है, ओके? सभी बाहर से ही आए हैं, सभी बाहर से ही आए हैं। तो किसी एक संस्कृति में भारी होने का भाव नहीं आना चाहिए। जैसे अमेरिका में निग्रो समुदाय, भारत में एशियाई व कैरिबियन समुदाय और भारत में कुछ मुस्लिम समुदाय। तो इनके अंतर्गत भारी होने का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी कहीं न कहीं से आए हैं। कहीं 10 साल पहले आ गए होंगे, कोई 500 वर्ष पहले आ गया होगा, कोई 1000 वर्ष पहले आ गया होगा। सभी बाहर से ही आए हैं, अंदर से कोई भी नहीं है, सभी बाहर से आए हैं, ओके? तो आपको ये सब स्वीकार करना चाहिए। जैसे-जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, सभी एक-दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, स्वीकार्यता जैसे-जैसे बढ़ेगी, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बिगु पारिक कहते हैं, तो डायलॉग महत्वपूर्ण है इनके लिए। अगला पॉइंट इसमें है कि बहुसांस्कृतिक समाजों की एकता व विभिन्नता की मांगों को इस प्रकार से आपको समन्वित करना चाहिए कि सांस्कृतिक एकता के बिना भी राजनीतिक एकता को प्राप्त किया जा सके, जिसमें जहां नागरिकों में एक और समाज से निष्ठा का भाव हो, वहीं दूसरी ओर और भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के प्रति आदर भी हो। तो ये सब पॉइंट्स हो गया। एक बुक आती है सलमान रुश्दी की, सैटेनिक वर्सेस, बहुत इस पर विवाद हुआ था, इस बुक के ऊपर बहुत विवाद हुआ था। ओके, और इस बुक के अंतर्गत जो मोहम्मद साहब है उनके बारे में और उनके उनके बारे में कुछ से कमेंट किए गए थे, बहुत सारे कमेंट किए गए थे। उन्हें बताया गया कि इनमें क्या-क्या प्रॉब्लम है और लिबरल जो डेमोक्रेसी है उनमें क्या-क्या विशेषता है, ये सब बताया गया था, उनका कंपैरिजन किया गया था। तो उसके बाद में क्या होता है, इस सैटेनिक वर्सेस के प्रति एक आंदोलन भी चलता है कि ये सही नहीं है, ये जो मुस्लिम है इनकी जो धार्मिक मान्यताएँ हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा-ऐसा काफ़ी कुछ एक बड़ा मोमेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये बुक थी सलमान रुश्दी की बुक थी सैटेनिक वर्सेस। तो ये सब पॉइंट्स हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि सभी अल्पसंख्यक समूह को सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये किसने कहा? विल किमलिका ने कहा कि बिगु पारिक ने कहा, और भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये बात मुख्य रूप से किसके साथ में जुड़ी हुई है? बिगु पारिक के साथ में, कि सभी अल्पसंख्यक समूह को सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त होनी चाहिए। सभी अल्पसंख्यक समूह को सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर बिगु पारिक के द्वारा कही जा रही है। तो यहाँ तक अभी हमने बात किया, बिगु पारिक के बारे में हमने बात किया कि इनके द्वारा सभी अल्पसंख्यक समूह को सांस्कृतिक अधिकार देने की बात इनके द्वारा की जाती है। तो अब शुरू करते हैं अगले स्कॉलर, और इनका नाम है विल किमलिका। विल किमलिका, और इनका बुक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, 1995 के अंतर्गत ये बुक आती है। इसके अलावा इनका बुक है लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर, और एक बुक और है इनका द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कल्चर। तो क्वेश्चन वही है हमारे सामने कि क्या सभी अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूह को अधिकार देना चाहिए? जितने भी कल्चरल ग्रुप है, क्या सभी को इस प्रकार के राइट्स देने चाहिए? तो यहाँ पर कहा गया, बिगु पारिक के द्वारा कहा गया कि बिल्कुल यस, सभी को राइट्स देना चाहिए। और सेकंड इसमें विल किमलिका ने कहा कि नहीं। इन्होंने क्या कहा कि सभी को सांस्कृतिक अधिकार नहीं देना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है इनके द्वारा कि सभी सांस्कृतिक समूह को अधिकार नहीं देना चाहिए? कैसे? तो इनका आंसर देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा इस बारे में। तो इन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक है वो बहुत सारे अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी है, बहुत कई प्रकार के माइनॉरिटी होते हैं, जिसमें पहला मूल निवासी, ओके, जो ओरिजिनल जो पीपल होते हैं, जो मूल निवासी होते हैं वहीं से लंबे समय से, ओके। दूसरा है अप्रवासी इमिग्रेंट्स की हम बात कर सकते हैं, पृथकतावादी जातीय समूह, विदेशी और प्रजातीय जाति समूह, इस प्रकार से कई सारे ग्रुप होते हैं यहाँ पर माइनॉरिटी के अंतर्गत। लेकिन सभी को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी को हम
राइट्स नहीं दे सकते, इक्वल राइट्स सभी को यहाँ पर नहीं दे सकते। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा आंसर दिया गया, इनके द्वारा कहा गया कि केवल जो मूल निवासी होते हैं, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हो सकता है पहला, पहला कौन-सा इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक या मूल निवासी जिसको हम कहते हैं, या विदेशी या प्रजातीय जाति समूह को विशेष अधिकार दिए जाने की डिमांड इनके द्वारा की जाती है। इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक होते हैं, जो यानी हमेशा से यहाँ पर रहे हैं, किसी भू-भाग पर हमेशा से जो रहे हैं, उनको हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कहते हैं या इनको मूल निवासी कहा जाता है। इसके अलावा जो विदेशी है या जो प्रजातीय जातीय समूह है, इनको विशेष अधिकार देने की बात इनके द्वारा की जाती है और मुख्य रूप से आपको जो ध्यान में रखना है, वो है मूल निवासी। मूल निवासी को अधिकार देने की बात इनके द्वारा की जा रही है कि जो मूल निवासी है, उन्हीं को ही विशेष अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है, दूसरों को नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? तो इन्होंने कहा कि ये जो मूल निवासी होते हैं, जिनको हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं, ये प्राचीन काल से उस देश के निवासी हैं। देश को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक भू-भाग में ये हमेशा से रहे हैं, आज नहीं आए हैं, 10 साल, 20 साल, 50, 100 साल पहले नहीं, बहुत पहले ये आ चुके हैं, हमेशा से रहे हैं। इस देश को बनाने में, उसको विकसित करने में इनका ही योगदान रहता है, ओके? तो विकास करने में इन्हीं का योगदान रहता है, ये बात विल किमलेगा के द्वारा कही जा रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो अप्रवासी होते हैं और जो शरणार्थी होते हैं, जो इमिग्रेंट्स की हम बात कर सकते हैं, रेफ्यूजी की हम बात करें, ये हमेशा से नहीं रहे हैं। ये हमेशा से नहीं रहे हैं, ये सब तो बेहतर जीवन और जीवन की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि यदि इस भू-भाग में किसी दूसरे देश के लोग आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं या रेफ्यूजी आते हैं, तो रेफ्यूजी क्यों आएँगे दूसरे देशों से? क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वो आते हैं। और दूसरे की हम बात करें, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, प्रवासी जिनको हम बोल सकते हैं, ये लोग क्यों आते हैं? ये भी इसलिए आते हैं क्योंकि अपने ये बेहतर जीवन के लिए आते हैं कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा, जीवन जो लाइफ़स्टाइल है वो अच्छा हो जाएगा। भारतीय अमेरिका क्यों जाते हैं? अच्छी लाइफ़स्टाइल के लिए। तो भारतीयों को वहाँ पर अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप बेहतर जीवन के लिए आए, ना कि कोई सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए ये लोग नहीं आए। ये जो लोग आए हैं, जो इमिग्रेंट्स है, जो रेफ्यूजी है, या तो अपने जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सब लोग आए हैं, तो इनको विशेष अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो जुड़ाव है वो संस्कृति वाला नहीं है, ये जो इश्यू है दूसरा ही इश्यू है। यदि आप इनको जीवन की सुरक्षा दे पाते हो और बेहतर जीवन दे पाते हो, तो इनको अलग से कल्चरल जो विशेष अधिकार आप दे रहे हो, वो इन सबको देने की आवश्यकता नहीं है। इनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बाहरी है, ये हमेशा से नहीं रहे। इनका देश को बनाने में, इसको विकसित करने में इनका योगदान नहीं है। आगे इनके द्वारा कहा गया कि ये जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के बीच में जो विभेदीकरण है, उनका समर्थन इनके द्वारा किया जाता है कि सभी माइनॉरिटी ग्रुप्स को हम राइट्स नहीं दे सकते। इनमें डिफरेंस होता है, इनमें डिफरेंस होता है। इमिग्रेंट्स अलग होते हैं, रेफ्यूजी अलग होते हैं और जो मूल निवासी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक है, ये लोग अलग होते हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को केवल विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं और किसी को नहीं, कारण भी ये बता दिया है। तो इस प्रकार के समाज में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ओके? आंतरिक स्वतंत्रता और बाहरी दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन विशेष प्रकार जो सांस्कृतिक अधिकारों की बात जब हम करते हैं, तो विल कुमलेगा के द्वारा कहा गया कि अलग से कोई भी अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और बेहतर जीवन के लिए ये दूसरे देशों में जाते हैं, तो इनको संस्कृति से जुड़े विशेष अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। आगे इसमें लिखा है, इनका एक थ्योरी है, बहुत फेमस थ्योरी है, लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। किसका दिया हुआ है? विल किमलिका महोदय के द्वारा ये दिया गया है, लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म।
और इसमें क्या-क्या बातें होती है, व्यक्ति के लिए संस्कृति का महत्व है, ये बात इसमें कही गई। इसमें कहा गया कि संस्कृति की सहायता से एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। संस्कृति की सहायता से एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है, सेकंड पॉइंट। और तीसरा इसमें संस्कृति एक यंत्र की तरह काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। देश के विकास में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये जो संस्कृति है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। ओके, ये हमारा फाइनल गोल नहीं होना चाहिए। ये फाइनल गोल नहीं होना चाहिए, ये तो केवल एक मीन की तरह, एक साधन की तरह काम करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जाता है। तो मेन क्या है यहाँ पर, हमारा उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना, और इसके लिए एक साधन की तरह काम करता है संस्कृति। जो संस्कृति है, वो एक साधन की तरह काम करती है। इसके द्वारा हम अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं और दूसरी बात, व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि संस्कृति बेहतर संस्कृति की तरफ हमें जाना, नहीं, संस्कृति नहीं, हमारा उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना, और व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी यहाँ की कल्चर। कल्चर सपोर्ट करती है व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र की तरह काम किया जाता है संस्कृति के द्वारा। ये सब बातें कही जाती है लिबरल थ्योरी के अंतर्गत। ओके, समझ में आ गया होगा कि लिबरल थ्योरी में यहाँ पर संस्कृति ही सुप्रीम नहीं होती है, सब कुछ संस्कृति नहीं है। संस्कृति के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना, इसके द्वारा व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स हो गए इसमें। एक पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, इसमें पॉइंट नंबर सेकंड है, संस्कृति की सहायता से एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। ये क्या पॉइंट है, तो इसको देख लीजिए। जैसे दो क्लास है एक्स और वाई, और इनका उद्देश्य है सिविल सर्विस में जाना। सिविल सर्विस में इनका जाना उद्देश्य है। ओके, और एक्स का जो कल्चर है इसको कहा जाता है कि ये इन्फीरियर है, इनके जो कल्चर है वो सही नहीं है, और वाई की कल्चर के बारे में कहा जाता है कि ये सुपीरियर है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो ये वाई वाला है जिसकी कल्चर को सुपीरियर बताया जाता है, और उनके लिए कहा जाता है कि इस प्रकार की जॉब है, सिविल सर्विस जैसी जॉब, अच्छी जो जॉब होती है वो इसी वाई कल्चर के लिए बनी है। और एक्स वालों के लिए कहा गया कि आपका काम आईएएस ये सब बनना नहीं है, आईएएस ये सब बनना नहीं है, आपके काम बहुत सारे हैं, कृषि कीजिए, कुछ व्यापार कर लीजिए, या जो आईएएस है इनकी सेवा कर लीजिए, ये सब आप कीजिए ना, ये सब आपकी संस्कृति है, ये सब भी आपको करना होता है, आप आईएएस ये सब नहीं बनना आपको। ओके, तो इस प्रकार से कल्चर के अंतर्गत यदि इंफीरियर और सुपीरियर का आपको एक भाव देखने को मिलता है, तो उससे हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि एक्स की कल्चर के लिए कहा जाता है कि इस प्रकार की संस्कृति या इस प्रकार की संस्कृति से जुड़े हुए लोगों का जो काम है वो ये सब नहीं है, छोटे-छोटे जो काम होते हैं उनको यही करने चाहिए। छोटे काम क्या होते हैं, बड़े काम क्या होते हैं, ये भी यही डिसाइड करते हैं कि आईएएस जैसे काम है वो बड़े होते हैं, और जो छोटे-छोटे काम है वो भी यही डिसाइड करते हैं कि क्या छोटा होता है, क्या बड़ा होता है, सब कुछ यही डेफिनेशन देते हैं। ओके, तो यहाँ पर यदि वाई है और वाई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, तो ये इसकी संस्कृति इसको सपोर्ट करेगा कि हमारी संस्कृति के लोग ऐसे बनते हैं, हमारी संस्कृति के लोग सिविल सर्विस में जाते हैं, जुडिशरी सर्विस में जाते हैं। और एक्स वाला इन्फीरियर महसूस करेगा कि ये प्रयास भी करेगा आईएएस बनने का, लेकिन उनको बार-बार समाज के द्वारा कहा जाएगा कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे पिताजी जो काम कर रहे हैं, ओके, आपकी संस्कृति, आपका समाज जो काम कर रहा है वही करिए ना आप, ये इन सब में आप मत आइए। तो कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिबरल थ्योरी के अंतर्गत कहा जाता है कि संस्कृति की सहायता से हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो व्यक्ति के जीवन का क्या उद्देश्य है? एक अच्छा लाइफ जीना, सर्वश्रेष्ठ लाइफ जीना, गुड ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस करना, ये सब हमारा उद्देश्य होता है, और उद्देश्य को पूरा करने में एक कल्चर, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भूमिका निभाती है। यही बात लिबरल थ्योरी के अंतर्गत कही जा रही है। तो उदारवाद के अंतर्गत क्या कहा जाता है? उदारवाद के अंतर्गत एक व्यक्ति के अधिकारों की बात की जाती है, और बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत समुदाय के अधिकारों की बात की जाती है। यहाँ पर जो हम बात करते हैं लिबरलिज्म के अंतर्गत, हम बात करते हैं लिबरल थ्योरी के अंतर्गत बात करते हैं, तो व्यक्ति सब कुछ है, व्यक्ति के अधिकारों की बात की जाती है।
ओके? लेकिन यहाँ पर जो मल्टीकल्चरलिज़्म है इसमें कम्युनिटी के ऊपर फ़ोकस किया जाता है कि ये एक्सो कम्युनिटी है, वाई, जेड, एबीसीडी ये अलग-अलग कम्युनिटी है, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है। एक पूरे समुदाय को प्रोटेक्ट करने की बात मल्टीकल्चरलिज़्म के अंतर्गत कही जाती है। तो ये था लिबरल थियरी है इनका, विल्किम-लिका का। चलो विल्किम-लिका हो गए, ये आपको ध्यान में रखना है कि सभी के लिए एक समान अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है, सभी की संस्कृति को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जो मूल निवासी है या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक है, उन्हीं के अधिकारों की बात यहाँ पर की जाती है और इसी आधार पर इनकी बुक भी लिखी गई है, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995। इसी आधार पर आप देख सकते हो मल्टीकल्चरल सिटीजन सबको एक जैसा नहीं, सबको अलग-अलग कौन कहता है? विल्किम-लिका। और तीसरे हमारी स्कॉलर है मेरियम यंग और इनके द्वारा बात की गई है विभेदीकृत नागरिकता की, विभेदीकृत नागरिकता की। इसमें क्या कहा गया? विभेदीकृत नागरिकता के अंतर्गत कहा गया कि जो ग्रुप होते हैं, उनको राइट्स देना चाहिए। सभी जो ग्रुप होते हैं, सभी ग्रुप को अलग-अलग अधिकार यहाँ पर देने की बात की जा रही है। ग्रुप राइट्स की बात इनके द्वारा कही जा रही है। जैसे यहाँ पर विभेदीकरण, सभी जो ग्रुप होते हैं उनको अलग-अलग अधिकार देने की बात की जा रही है। जैसे भारत के अंतर्गत मान लेते हैं 20 ग्रुप है, तो इन सभी ग्रुप को अपनी भाषा के अंतर्गत काम करने का अधिकार दीजिए, आप शासन करने का अधिकार दीजिए, अपना जो कल्चर है उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार आप दीजिए। तो यही होता है, यहाँ पर ये होता है विभेदीकरण। ओके, तो यहाँ पर अलग-अलग बात की जा रही है कि जो आप नागरिकता दे रहे हो या आप जो अधिकार दे रहे हो वो सबको अलग-अलग होना चाहिए। सभी जो कल्चर ग्रुप होते हैं, एक्स कल्चर ग्रुप, वाई, जेड, एबीसीडी, सभी कल्चर ग्रुप को अलग-अलग अधिकार देना चाहिए, इनको समूह के रूप में अधिकार देना चाहिए। जैसे एक्स कल्चर है वो बंगाल की लैंग्वेज बोलना पसंद करता है, तो उनको बंगाल के अंतर्गत बंगाली भाषा का प्रयोग करने का अधिकार देना चाहिए। वो जो काम करते हैं वो बंगाली लैंग्वेज के अंतर्गत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को थोप रहे हो या इंग्लिश को थोप रहे हो, ये सही नहीं रहता है। ऐसी बात इसमें मेरियम यंग के द्वारा कही जा रही है। तो ये है विभेदीकृत नागरिकता का कंसेप्ट है इनका। तो इनके द्वारा ग्रुप राइट्स की बात की जाती है। ओके, ग्रुप राइट्स की बात की जाती है और इनके द्वारा कहा गया विभिन्नता की राजनीति। विभिन्नता की राजनीति का जो शब्द प्रयोग है वो यंग के द्वारा ही किया जाता है कि आपको पॉलिटिक्स में इसको अप्लाई करना केवल बात करने से थोड़ी कुछ होता है। आप इसको पॉलिटिक्स के द्वारा व्यवहार में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यवहार में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बात मेरियम यंग के द्वारा कही जाती है। तो ये एक लाइन आपको ध्यान में रखना है इसमें, बस इतना ही है। और ग्रुप राइट्स की बात इनके द्वारा की जाती है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया कि उनका लैंग्वेज अलग कर दीजिए, उनका लैंग्वेज अलग कर दीजिए, उनको अपने क्षेत्र के अंतर्गत एक विशेष भाषा में काम करने का अधिकार दीजिए, खुद अपने अकॉर्डिंग शासन करने का अधिकार उनको दिया जाना चाहिए। ये बात मेरियम यंग के द्वारा की जा रही है। अब हमारा एक मॉडल कंप्लीट हो गया है। एक मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सेकंड मॉडल कौन सा है। मल्टीकल्चरलिज्म में सेकंड और एक महत्वपूर्ण मॉडल है जिसका नाम है सैलेड बाउल। ओके, सलाद का कटोरा मॉडल इसको बोल सकते हैं हम, सलाद का कटोरा मॉडल। ये एक प्लेट इसको बोल दीजिए, सलाद एक प्लेट है और इसमें इसमें सलाद रखा है, कई सारी वेजिटेबल या कुछ फ्रूट्स इसमें रखे हैं और यहाँ पर एक प्लेट है। सभी किसमें रखे हैं? एक प्लेट में रखे हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? एक महत्वपूर्ण तो ये है, एक राष्ट्र महत्वपूर्ण। ओके, राष्ट्र के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्र होता है, राष्ट्र की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसको स्वीकार किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर कई सारे फ्रूट्स है। ओके, इनको मिलाए, सभी फ्रूट्स हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी फ्रूट्स हो सकता है, फ्रूट्स का नाम एक्स, वाई, जेड, ए, कई सारे यहाँ पर फ्रूट्स है और ये फ्रूट्स है, इनका अलग अलग आइडेंटिटी होता है। ओके, इन सभी फ्रूट्स का अपना अपना आइडेंटिटी होता है, सबको एक जगह करने का प्रयास नहीं किया जाता, उसमें तो मेल्ट कर दिया जाता है, सबको मिक्स कर दिया जाता है। ओके, जैसे एक जूस हो गया, जूस क्या हो गया? जूस क्या हो गया? मेल्टिंग वाला हो गया, मेल्ट वाला हो गया। और जब हम इसको ऐसे ही खा रहे हैं, सीधा सीधा प्लेट में डाल के इसको हम खा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सैलेड बाउल वाला मॉडल, जहाँ पर सबका एग्जिस्टेंस रहता है, सबका अलग अलग स्वाद आएगा आपको। यदि आप एक्स फ्रूट्स को खाते हो, वाई वेजिटेबल को खाते हो या जेड फ्रूट्स को खाते हो, तो आपको स्वाद अलग अलग आएगा। लेकिन जब आप मिक्स कर देते हो तो किसी का भी स्वाद नहीं आता, आपको एक जैसा कुछ स्वाद इसमें बन जाता है, तो वो ठीक नहीं होता है। मल्टीकल्चरलिज्म आपको पता होना चाहिए
है ये बहुसंस्कृतिवाद इसी का समर्थन करता है, इस मॉडल का बहुसंस्कृतिवाद के द्वारा समर्थन किया जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी कल्चर अपनी-अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। उनको एक जगह लाने का प्रयास नहीं किया जाता, सबका अलग-अलग एग्जिस्टेंस रहता है, लेकिन रहते सभी एक ही प्लेट में यानी एक ही देश के अंतर्गत अपनी-अपनी आइडेंटिटी के साथ में वो रह सकते हैं। ओके, सबके अधिकारों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा इस मॉडल के अंतर्गत। इस प्रकार का मॉडल है वो भारत के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। भारत के अंतर्गत इसी प्रकार का मॉडल आपको देखने को मिलता है जहाँ पर सभी अपनी-अपनी आइडेंटिटी के साथ में रहते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता है। आपकी कल्चर है, ठीक है, हमारी कल्चर है, हम अपनी फॉलो करेंगे, हम अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं है। ओके, तो इस प्रकार का मॉडल का समर्थन मल्टीकल्चरलिज्म के द्वारा किया जाता है। तो सलाद का कटोरा में एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृतियां अपने अलग-अलग रंग रूप के साथ में पहचान बनाए रखती है। जैसे भारत सभी अपनी पहचान बनाए रखती है। बहुसंस्कृतिवाद इसी का समर्थन करता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड मॉडल है, काफी महत्वपूर्ण मॉडल है। मल्टीकल्चरलिज्म के साथ में मुख्य रूप से यही मॉडल जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत जो स्कॉलर है चार्ल्स टेलर है, जिनके द्वारा मान्यता की राजनीति की बात की जाती है। पॉलिटिक्स किस प्रकार की रिकॉग्नाइजेशन की बात इनके द्वारा की जाती है, किस प्रकार की राजनीति को मान्यता देनी चाहिए। ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है मान्यता की राजनीति की अवधारणा किसके साथ में जुड़ी हुई है? चार्ल्स टेलर के साथ में ये मान्यता जुड़ी हुई है और इनका ये एक आर्टिकल है और इसको बुक भी कर सकते हो। ओके, तो एक बड़ा सा आर्टिकल इनके द्वारा लिखा जाता है, मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है चार्ल्स टेलर की और इनके द्वारा मान्यता की राजनीति की अवधारणा किसके साथ में जुड़ी हुई है? तो वो है चार्ल्स टेलर। अगले स्कॉलर है याल तामीर। स्टार लगाइए इसको, बहुत महत्वपूर्ण है याल तामीर। लिबरल नेशनलिज्म 1993 के अंतर्गत ये एक बहुत फेमस बुक आती है और इसी के अंतर्गत इनके दो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। टू कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, याल तामीर लिबरल नेशनलिज्म 1993 और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट इसमें इनके द्वारा दिए जाते हैं मल्टीकल्चरलिज्म के। और पहला कॉन्सेप्ट इनका थिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कौन सा? थिन मल्टीकल्चरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है। इसको देखिए, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो लिबरल सोसाइटी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। जो अभी हमने देखा था मेल्ट वाला, ऊपर सबसे पहले जो हमने फर्स्ट मॉडल देखा था वो यही है, वो यही है जिसमें हमने सब कुछ मेल्ट कर दिया था, सबका हमने जूस बना के रख दिया था। ओके, तो वो होता है मेल्ट वाला और इसी को हम थिन मल्टीकल्चरलिज्म कह सकते हैं। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये लिबरल सोसाइटी में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर कई सारी संस्कृतियाँ होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो फोकस किया जाता है वो एक संस्कृति के ऊपर किया जाता है। वहाँ पर डिफरेंसेस काफी कम होते हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं लेकिन उनके बीच में इतना डाइवर्सिटी नहीं होता है, इतना कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में नहीं होता, सभी एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। और एक राष्ट्र है, राष्ट्र का जो मेन थीम है, मेन उसका जो मोरलिटी है, रूल है, उसको सभी फॉलो करते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर याल तामीर के द्वारा दिया गया कनाडा का एग्जाम्पल दिया इन्होंने और इन्होंने कहा कि कनाडा के अंतर्गत डिबेट देखने को मिलता है द इंग्लिश एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं और इनका अलग अलग कल्चर तो होता है, लेकिन सभी लोग हैं ये कनाडा का जो मेन कल्चर है उसको सपोर्ट करते हैं। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक एंड सोशल और कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन कल्चर के लेवल पर इनके बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इनके बीच का जो डिफरेंस है जो वो काफी कम हो गया है और एक जो राष्ट्र की मान्यता है, एक राष्ट्र की मान्यता उसको स्वीकार किया जाता है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट वाला देखा था वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर एज द टू कम्युनिटीज शेयर द सेट ऑफ लिबरल, शेयर किया जाता है यहाँ पर ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक बिलीफ्स को, जो डेमोक्रेटिक से जुड़े जो विश्वास है, मान्यताएं हैं, वो सभी स्वीकार करते हैं। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ओके, जो भी आप पढ़ते हो मूल अधिकारों के अंतर्गत आप पढ़ते हो, नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ते हो, मूल कर्तव्य में वो पढ़ते हो, वो सब क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही तो है वो, और ये सभी स्वीकार करते हैं। प्रियम्बल में आप जो पढ़ते हो ये सब क्या है, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, वही तो है डेमोक्रेटिक बिलीफ्स, जो लोकतांत्रिक विश्वास है वो यही है। ओके, तो ये सब इसमें आपको देखना होता है। तो ये था यल तामीर का पहला कॉन्सेप्ट थीन मल्टीकल्चरलिज्म, जिसको हम लिबरल सोसाइटी के अंतर्गत अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कनाडा का, कनाडा का एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है। सेकंड देखिए, सेकंड है थिंक थिक मल्टीकल्चरलिज्म, और इसमें ये विश्वास किया जाता है कल्चरल डिसएग्रीमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर कल्चर के बीच में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। ये विश्वास किया जाता है कि संस्कृतियों के बीच में अंतर हो सकता है और इसको माना भी जाता है। ओके, संस्कृति के बीच में डिफरेंसेस होता है, इसको स्वीकार किया जाता है, और साथ में ही इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जितने भी जो कल्चर आपको देखने को मिलती है उन सबको मान्यता भी दी जाती है। जैसे भारत के अंतर्गत तो बहुत सारी कल्चर है, बहुत सारे, भारत का एग्जाम्पल लो तो यही हो जाएगा। नाथिक जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो भारत के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर कई सारी कल्चर होती है, सबकी मान्यता को स्वीकार किया जाता है कि बंगाल के अंतर्गत अलग हो सकता है, असम के अंतर्गत अलग हो सकता है, ओके, राजस्थान के अलग अलग हो सकता है, यूपी, बिहार, सभी प्रदेश में अलग अलग कल्चर हो सकता है। इसको सपोर्ट किया जाता है और उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है थिक मल्टीकल्चरलिज्म की, और जिसमें कल्चरल डिसएग्रीमेंट्स को स्वीकार किया जाता है। लेकिन ऐसी संस्कृतियों में आपको कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत सारे इसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, कभी उसमें हो जाता है, कभी इसमें हो जाता है, लेकिन इसको हम स्वीकार करेंगे। मल्टीकल्चरलिज्म भी कहता है कि ये ठीक है, इसमें सबको स्वीकार किया जा रहा है, सबकी संस्कृतियों को स्वीकार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? संस्कृति के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, हम अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं, जो प्राप्त हम करना चाहते हैं, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था सेकंड वाला थिक मल्टीकल्चरलिज्म। और एक बुक आया था सलमान रुशिद की, मैंने आपको बात किया था, सैटेनिक वर्सेस इनका बुक है ये। ओके, काफी विरोध इस बुक का हुआ था। इसमें क्या था, ये बातें हमने कर ली, ज्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना काफी है। तो ये स्कॉलर कंप्लीट हो गए, आगे देखते हैं कुछ और। एनी फिलिप, जो दो फेमिनिस्ट स्कॉलर है ये दोनों, एनी फिलिप, और इनका बुक है मल्टीकल्चरलिज्म विदाउट कल्चर, 2007 में। ओके, 2007 की ये बुक है, काफी फेमस ये बुक है। और इसमें इन्होंने कहा कि नागरिकों को एक सांस्कृतिक समूह से बाहर निकलने का अधिकार होना चाहिए, नागरिकों को एक सांस्कृतिक समूह से बाहर निकलने का अधिकार होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात इनके द्वारा कही गई। अक्सर आप देखते हो कि संस्कृति के अंतर्गत जो लोग उससे साथ जुड़े हुए हैं, उससे बाहर निकलने पर सामाजिक बहिष्कार उनके साथ कर दिया जाता है, उस समाज में उनको नहीं रहने दिया जाता, उससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ठीक नहीं होता है। कल्चर के अंतर्गत भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। एनी फिलिप यहाँ पर यही कर रहे हैं कि एक कल्चर के अंतर्गत भी डाइवर्सिटी होना चाहिए, और एक कल्चर के अंतर्गत जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है उसको स्वीकार करना चाहिए, तभी एक संस्कृति जीवित रह सकती है। एक संस्कृति तभी रह सकती है जब उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू को सपोर्ट किया जाए। और कोई बाहर आना चाहता है कि हम इस कल्चर में नहीं रहेंगे, एक्स कल्चर मुझे सूट नहीं करती, मैं इसमें नहीं रहूंगा, तो क्या प्रॉब्लम है, दूसरी में चले जाइए। तो इस प्रकार का जो लिबरल वैल्यू है उसको इसमें होना चाहिए कि व्यक्तियों को एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जाने का अधिकार होना चाहिए, या हम कह सकते हैं नागरिकों को एक सांस्कृतिक समूह से बाहर निकलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और सेकंड है यहाँ पर सुसान मुलर ओकिन्स, बहुत फेमस बुक है इनका, इसको अच्छे से नोट कीजिए। इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन? किसके किसके लिए बुरा है ये बहुसंस्कृतिवाद? किसके लिए बुरा है? महिलाओं के लिए बुरा है। कैसे? एक आर्टिकल इनके द्वारा लिखा गया 1999 के अंतर्गत, बहुत फेमस आर्टिकल है ये। ओके, और काफी चर्चाएं शुरू हो गई थी उसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म में, फेमिनिज्म के अंतर्गत भी आप ये सब देखते हो। तो इसमें ऐसा क्यों कहा कि जो बहुसंस्कृतिवाद है वो महिलाओं के साथ में, महिलाओं के लिए बुरा है? क्यों ऐसा क्यों कहा गया? तो इसको देखिए आप
कि कोई भी कल्चर ग्रुप है उसमें डोमिनेंस किसका रहता है, पुरुषों का रहता है। कोई भी समाज आप ले लीजिए, उसमें समाज के अंतर्गत पुरुषों का प्रभुत्व रहता है। ओके, एक ये संस्कृति है और इसमें कौन नियंत्रण करेगा, पुरुष ही नियंत्रण करेगा। लेकिन एक संस्कृति को विकसित करने में, एक संस्कृति को आगे ले जाने का काम कौन करता है, महिलाएं करती है। संस्कृति के अंदर जो कुछ भी आप देखते हो वो महिलाओं के साथ में जुड़ा हुआ। कोई भी संस्कृति आप उठा लीजिए, उसको फॉलो करना महिलाओं के लिए कंपलसरी होता है। पुरुषों के ऊपर इतना बाध्यता नहीं होती है, उस पर इतना कंट्रोल नहीं होता है कि वो संस्कृति को फॉलो करने का जो काम है मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। आप उनके कपड़े देख लीजिए, रहना खाना देख लीजिए, बहुत सारे नियंत्रण लगाए लगाए जाते हैं महिलाओं के ऊपर। ओके, तो जो भी नियंत्रण संस्कृति के साथ में जुड़े हुए हैं वो महिलाओं के साथ में ज्यादा जुड़े हुए हैं। कोई भी संस्कृति उठा लीजिए, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति आप उठा लीजिए, ईसाई संस्कृति आप उठा लीजिए, किसी भी संस्कृति में उठा लीजिए आप, उसमें मुख्य रूप से संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी मामले आप देखते हो महिलाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। संस्कृति को आगे ले जाने का काम, ओके, संस्कृति को बचाने का काम सब कुछ महिलाओं को ही करना होता है। तो सब कुछ जो किया जाता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर संस्कृति के अंतर्गत आप देखोगे विवाह किस प्रकार से करना है, किसके साथ में नहीं करना है, क्यों करना है, नहीं करना है, ये सब भी पुरुषों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो एक संस्कृति है, इसमें विवाह से जुड़े हुए मामले या आप बोल सकते हैं परिवार से जुड़े हुए मामले, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है पुरुष डिसाइड करता है। और इस पर काफी प्रतिबंध महिलाओं के ऊपर लगा दिया जाता है। कोई भी संस्कृति देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम आप देख लीजिए, सब कुछ जो भी बनाया जाता है संस्कृति के नाम पर महिलाओं का शोषण करने के लिए बनाया जाता है। ये बात इनके द्वारा कही जा रही है। जो भी संस्कृति बनी है उसके द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। संस्कृति के बनने का आधार ही यही है कि पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण किया जाए। ओके, कोई भी संस्कृति उठा लीजिए, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। संस्कृति के जितने भी भाग है वो सब महिलाओं का शोषण करने के लिए बनाया गया है, ऐसा मैं भी कह रहा हूं। और यहाँ पर सुसन मॉलर हॉकिंस के द्वारा भी यही बात कही जा रही है। 1999 में इनका बहुत फेमस आर्टिकल आया। तो इसके अंतर्गत विवाह नामक संस्था पर नियंत्रण पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर है। संस्कृति का एक बड़ा भाग महिलाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, तो एक भाग किसके साथ में जुड़ा हुआ, महिलाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी संस्कृति के द्वारा महिलाओं का अत्याचार किया जाता है, हमेशा से ही शोषण किया जाता है इस पुरुषवादी समाज के द्वारा। किसके द्वारा, संस्कृति को एक आधार बनाया जाता है। ओके, तो संस्कृति को बचाने का काम, बचाने के नाम पर महिलाओं के साथ हमेशा से और अभी भी और लंबे समय तक इसी प्रकार का शोषण किया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर संस्कृति सही नहीं है। बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन यहाँ पर हॉकिंस के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए सही नहीं है। ये महिलाओं के लिए सही नहीं है। तो ये बुक आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बुक नहीं, आर्टिकल, बहुत फेमस आर्टिकल है। ओके, इस आर्टिकल को आपको पता होना चाहिए, नेट पे जाके इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा लिखा गया है ये। हिंदी में तो शायद मुश्किल मिले ये, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये मिल जाएगा। अगले स्कॉलर है यहाँ पर चंद्रयान कुकास से, बहुत फेमस है ये भी। कुकाथास, ओके, और ये किसके साथ में जुड़े हुए हैं, लिबर्टेरियन, स्वच्छतंत्रवाद के साथ में ये जुड़े हुए हैं। इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि कोई सांस्कृतिक समूह है, लोगों को ये अधिकार देता है कि वह कभी भी इससे बाहर निकल सकता है। राज्यों को ऐसे सांस्कृतिक समूह में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ग्रुप सेंट्रिक थ्योरी है। इसमें कहा गया, इस थ्योरी के अंतर्गत कहा जाता है, ये जो लिबर्टेरियन का जो थ्योरी है इसमें कहा गया कि कोई भी बाहर निकल सकता है, उसको अधिकार होना चाहिए कि हम इस संस्कृति में नहीं रहना चाहते, हम इस संस्कृति में नहीं रहना चाहते हैं। तो ये लिबर्टेरियन के साथ में कौन जुड़े हुए, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान कुकाथास इसी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो राज्यों को ऐसे समूह में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ओके, और इनकी कुछ किताबें हैं वो देख लीजिए। 3 किताबें हैं। पहला, दूसरा रोल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स क्रिटिक, और तीसरा बुक है ये रहा। ओके, ये 3 किताबें, तीनों ठीक है, एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा।
कुछ फैक्ट है एग्जाम के लिए देख लेते हैं और कुछ फैक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक स्कॉलर है यहाँ पर, ओके ठीक से दिख रहा है ऊपर, इतना ही दिखना था। ओके, तो ये है जेरेमी वाल्डन। इनके द्वारा माइनॉरिटी कल्चर्स एंड द कॉस्मोपॉलिटियन अल्टरनेटिव। तो कॉस्मोपॉलिटियन सिटीजनशिप की बात या कॉस्मोपॉलिटियन मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये आपको देखना है कि पूरे विश्व के अंदर का जो संस्कृति है एक समान हो जाना चाहिए। सभी, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई निम्न है, सभी एक है, सबकी सिटीजनशिप एक होनी चाहिए, कोई कहीं जाए सबको नागरिकता मिल जानी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार की कुछ आदर्शवादी बातें इनके द्वारा जेरेमी वाल्डन के साथ में जुड़ी हुई है। इसमें ध्यान में क्या रखना है, कॉस्मोपॉलिटियन मल्टीकल्चरलिज्म के साथ में कौन जुड़ा है, क्वेश्चन यही आता है कि जेरेमी वाल्डन किसके साथ में जुड़े हुए, कॉस्मोपॉलिटियन मल्टीकल्चरलिज्म। हिंदी में इसके लिए शब्द है सर्वदेशीय बहुसंस्कृतिवाद। सर्वदेशीय सर्वदेशीय बहुसंस्कृतिवाद। ओके, तो ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये है जेरेमी वाल्डन के साथ में ये जुड़ा हुआ है। बहुसंस्कृतिवाद शब्द का प्रयोग किमलिका के द्वारा एक क्षत्रिय के रूप में किया जाता है और इन्होंने विल किमलिका ने 3 प्रकार के अधिकारों की बात की है। जो अधिकार है 3 प्रकार के अधिकारों की बात की है, तीनों पता होना चाहिए। कुछ फैक्ट है एग्जाम के लिए वो हम देख रहे हैं अभी। सेल्फ गवर्नमेंट का, बहुजातीय अधिकार और रिप्रेजेंटेशन राइट्स, प्रतिनिधित्व के जो अधिकार है वो सब मिलने चाहिए हर संस्कृति को। तो संस्कृति के 3 प्रकार के अधिकारों की बात इनके द्वारा की जाती है। स्वशासन हो गया, बहुजातीय अधिकार और प्रतिनिधि जो अधिकार होते हैं वो सब इसमें आपको देखना है। एक है जेम्स टूली। जेम्स टूली ये किसके साथ में जुड़े हुए, तो ये है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, संवैधानिकता के साथ में जुड़े हैं। जिस संविधान की हम संवैधानिकता की हम बात करते हैं कि कहाँ पर संवैधानिक शासन है, कहीं नहीं, ये सब आप पढ़ते हो ना। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मल्टीकल्चरलिज्म के साथ में कौन जुड़े हैं, संवैधानिक बहुसंस्कृतिवाद के साथ में कौन जुड़े हुए हैं, जेम्स टूली। अप्रोच टू पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स किसके साथ में जुड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं। ये एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ये सपोर्ट करते हैं। तो इतना तो नहीं पूछा जाएगा, इसमें केवल यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मल्टीकल्चरलिज्म के साथ में कौन जुड़े हैं, तो ये है जेम्स टूली। और ये एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सपोर्ट करता है। ये एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंतर्गत ये कहा जाता है कि वहां पर विविधता को स्वीकार किया जाता है, बहुलता को स्वीकार किया जाता है। और यहाँ पर जब हम बात करें मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की हम बात करें, आधुनिक संविधानवाद की हम बात करें, तो इसमें विविधता को स्वीकार नहीं किया जाता है, सबको एक जगह लाने का बात किया जाता है, नेशनलिज्म की बात की जाती है, इंटीग्रिटी की बात की जाती है। तो यहाँ पर टोली के द्वारा एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो प्राचीन संविधानवाद है उसका समर्थन किया जाता है। बस इतना काफी है इसमें। आगे देखिए कुछ फैक्ट और है। माइकल वाल्जर जो कि कम्युनिटेरियनिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं, इनके द्वारा एक शब्द काम में लिया जाता है मैटिक्स और विदेशी, इनके द्वारा यह शब्द काम में लिया गया। और वे निवासी जो नागरिकता से बहिष्कृत होते हैं, जिनको नागरिकता नहीं मिलती है, उनको हम मैटिक्स कहते हैं। और इस प्रकार का जो शब्द है मैटिक्स शब्द आपको पता होना चाहिए, मैटिक्स शब्द माइकल वाल्जर के द्वारा प्रयोग में लिया गया। वे निवासी जिनको नागरिकता से बहिष्कार किया जाता है, जिनको नागरिकता नहीं मिल सकती। अरिस्टोटल के अंतर्गत आप करते हो कि वो एक मैटिक्स थे, एथेंस के अंतर्गत स्टडी के लिए आते हैं, लेकिन वो कौन थे, एक मैटिक्स थे, विदेशी थे जिनको नागरिकता नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार का जो शब्द है मैटिक्स जो शब्द है वो मल्टीकल्चरलिज्म में माइकल वाल्जर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है उग्र बहुसंस्कृतिवादी विचारक कौन सा है, नैन्सी फ्रेजर किसके साथ में जुड़े हुए, उग्र बहुसंस्कृतिवादी विचारक है ये। आगे है ब्रेनबेरी। ओके, ब्रेनबेरी बहुत महत्वपूर्ण विचारक है और इनके द्वारा कल्चर और इक्वलिटी, इनके द्वारा सांस्कृतिक समानता की आलोचना की जाती है। ये इनका बुक है कल्चर एंड इक्वलिटी। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक समानता की आलोचना की जाती है। सभी संस्कृतियां समान होती है, नहीं होती है, इस प्रकार की आलोचना इनके द्वारा की जाती है। जो हमने पढ़ा था कि सांस्कृतिक समानता होनी चाहिए, लेकिन ब्रेनबेरी के द्वारा सांस्कृतिक समानता की आलोचना की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ स्कॉलर है जो कि मल्टीकल्चरलिज्म के साथ में जुड़े हुए, कौन, साइमन केनी, पॉल कैरी, सैमुअल फ्रेमन, डेविड मिलर और तारिक महदूद, इसको हम अभी देखेंगे। इसके अलावा जोसेफ राज,
बीएससी के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि एक उदारवादी विचारक है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में इसका प्रारंभ कब होता है मल्टीकल्चरलिज्म का, तो 1970 में इसका प्रारंभ होता है, 1970 में इसका प्रारंभ होता है। इसके अलावा एक शब्द है, मोइसिक एक शब्द है, ओके, और इसका प्रयोग कनाडियन सोसाइटी के लिए प्रयोग में लिया किसने? जॉन मोरी गिब्सन के द्वारा, ओके। तो ये पूछा जा सकता है जॉन मोरी गिब्सन के द्वारा। ये जो मोसिक शब्द है वो किस कल्चर के लिए काम में लिया जाता है? कनाडियन के लिए, कनाडियन जो सोसाइटी है उसके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है, कनाडियन मोसिक। किसके द्वारा लिया गया? जॉन मोरे गिब्सन के द्वारा इस शब्द को प्रयोग, गेबॉन लिख ली, गिब्सन नहीं है, गेबॉन, ओके। हो गया लगता है, इतना ही है। तो ये था आपका मल्टीकल्चरलिज्म, जितने भी फैक्ट थे, डायमेंशन थे, सभी हमने बात किया। कंसेप्चुअल, ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने फैक्ट हो सकते हैं, उस पर हमने बात किया, ओके। तो इसको पढ़ लीजिए, इतना काफी है मल्टीकल्चरलिज्म, इससे ज्यादा पढ़ने की अभी तो आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ मिल जाए तो देख लेना, लेकिन अभी इतना काफी रहेगा, बहुत ज्यादा बता दिया है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक बार के लिए इतना काफी है, फिर भी यदि कुछ ज्यादा टाइम हो तो पढ़ सकते हो आप, ओके। लेकिन एक बार इतना आप तैयार कर लेना, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से हो जाएंगे।